1857 की क्रांति पढ़ रहे थे राजस्थान में। उसके परिचय में देखा था कि सहायक संधियां हुई, सहायक संधियों के फलस्वरूप यहाँ पर राजस्थान में राजपूताना एजेंसी बनी। 1817 में एजेंसी बनती है, उसमें एजीजी बनाए जाते हैं। पहले एजीजी लोकेट को बनाया जाता है, बाद में 1857 के समय पैट्रिक जॉर्ज लॉरेंस यहाँ पे एजीजी रहते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर अजमेर में था, उसको माउंट आबू ट्रांसफर किया गया बाद में। और इसके क्रांति के कारण अगर अपन देखते हैं तो क्रांति के कारण में जो जनता की वजह से क्रांति हुई या फिर राजन्य वर्ग की वजह से क्रांति हुई, तो दोनों में असंतोष था और उनके फलस्वरूप जो है क्रांति होती है। तो जनता में असंतोष के क्या कारण थे? क्योंकि बहुत सारे सामाजिक सुधार कर रही थी कंपनी, ठीक है, जैसे सती, और बहुत सारे धर्मांतरण और ऐसे विवाद भी आ रहे थे। चर्बी वाले कारतूस भी इसमें महत्वपूर्ण फैक्टर था। फिर शिक्षा में सुधार, गुरुकुल प्रणाली और मदरसों को हटा के मॉडर्न शिक्षा लाई जा रही थी। इसके अलावा सामंती मान मर्यादा पर भी ये प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से जनता में असंतोष था। राजन्य वर्ग में क्यों असंतोष था? क्योंकि व्यपगत वाली या गोद निषेध की प्रथा डलहौजी ने लागू कर दी थी, तो इसी के तहत ब्यावर का अधिग्रहण किया गया। करौली में भी अधिग्रहण करने का प्रयास किया गया, लेकिन सीओडी के जो है उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने उस पर रोक लगा दी थी। बहुत सारे अनावश्यक करारोपण करे जा रहे हैं राजाओं से, खिराज वसूला जा रहा है शांति और सुरक्षा के नाम पे, और उसका खिराज के ऊपर अगर नहीं दिया जा रहा है टाइम पे तो उस पर ब्याज भी लिया जा रहा है अनावश्यक तौर पे। तो ये महत्वपूर्ण कारण था। इसके अलावा कंपनी जो है आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर रही थी। अलवर में जो है बख्तावर सिंह की जगह पे बलवंत सिंह, बन्ने सिंह पे जो बख्तावर सिंह के पुत्र हुआ करते थे, इनमें वाद विवाद होता है। और बलवंत सिंह को जो है पासवान रानी का पुत्र हुआ करता था, उसको जो है राजा बना दिया जाता है, लेकिन बाद में बन्ने सिंह इस पे नाराज हो जाता है। इसी के साथ डूंगरपुर में, भरतपुर में, जयपुर में अलग अलग तौर पे जो है कंपनी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही थी। बूंदी कोटा में भी कंपनी का हस्तक्षेप जारी रहा। अगर अपन देखते हैं कि प्रमुख छावनियां उस समय क्रांति के समय कौन कौन सी थी, तो नसीराबाद वाली छावनी थी, 1818 में स्थापित होती है। वहां पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात रहती थी। और इसके अलावा ब्यावर और मेरवड़ा में देखेंगे तो मेर रेजिमेंट अवेलेबल थी। देवली कैंट में कोटा कैंट और घुड़सवार पैदल सेना थी। और नीमच कैंट में 1822 में स्थापित होती है बॉम्बे लॉन्सर्स बंगाल इन्फेंट्री थी। एरनपुरा में जोधपुर लीजन, खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कॉर्प। और इस प्रकार से जो है ये छावनियां, प्रमुख छावनियां वहां पर तैनात थी। अगर देखें वहां के तत्कालीन राजा कौन कौन से हुआ करते थे, तो बीकानेर के सरदार सिंह जी थे, जोधपुर में तखत सिंह जी थे, और जैसलमेर में रणजीत सिंह जी थे। इस समय जो है यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट देखें तो जोधपुर में मैकमोसन पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था। एक एरनपुरा वाली छावनी थी, तो वहां पे जोधपुर लीजन रहा करती थी 1836 में। इसका वे जो है जोधपुर सरकार उठाया करती थी। ये हुई मारवाड़ वाली बात। फिर अजमेर मेरवाड़ा में उनका मेन सेंटर होता ही है ना। फिर अपन देखते हैं सिरोही वाले क्षेत्र में शिव सिंह जी थे, और जेडी हॉल यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। फिर खेरवाड़ा वाला जो छावनी थी, उसको उसमें जो मेवाड़ भील कॉर्प था, उसकी स्थापना जो है 1837 में आउटरम की सिफारिश पे होती है। 1 जनवरी 1941 को सरदार सिंह जी के व्यय के बाद जो है उदयपुर द्वारा उसका व्यय तय कर दिया जाता है। तो मतलब खेरवाड़ा में जो पैसा देगी वो मेवाड़ देगा, और फिर खेरवाड़ा में भी और नीमच में भी जो पैसा है वो मेवाड़ ही देगा। ठीक है। फिर अपन देखते हैं मेवाड़ के शासक थे तत्कालीन स्वरूप सिंह जी, और उनके एजीजी थे अपने कैप्टन शावर्स। डूंगरपुर में उदय सिंह, बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह, प्रतापगढ़ में दलपत सिंह, झालावाड़ में पृथ्वी सिंह, कोटा में मेजर बर्टन, बूंदी में राम सिंह, टोंक में वजीरुद्दौला, और करौली में मदन पाल, धौरपुर में भगवंत सिंह, भरतपुर में अपने जसवंत सिंह जी थे। और उस समय वहां पे पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे मॉरिसन। अलवर में बन्ने सिंह जी थे। शेखावटी जो ब्रिगेड है वो जयपुर की रखरखाव के लिए बनाई गई थी, और वो 1885 में झुंझुनू हेडक्वार्टर बनाया जाता है। और उसका व्यय कौन तय करेगा? और उसका व्यय जो है वो जयपुर सरकार देगी। ठीक है। तो जयपुर में जो है अपने राम सिंह जी थे ही सही राजा उस समय 1857 के समय, और वहां का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था ईडन। ठीक है। तो ये था अपने उस समय राजस्थान की स्थिति। फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखते हैं क्रांति की प्रगति किस प्रकार से हुई। फटाफट से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। नसीराबाद से छावनी से शुरू होती है क्रांति 28 मई 1857, और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री कहां से आती है? मेरठ से। अविश्वास होता है, बख्तावर सिंह पूछते हैं क्या विश्वास नहीं है? मिस प्रिचार्ड से पूछते हैं, प्रिचार्ड बोलता है, कोई असंतुष्ट जवाब देता है, संतुष्ट जवाब नहीं दे पाता है, तो मेजर स्कॉटिश वुड और न्यूबरी की हत्या कर दी जाती है। लॉर्ड हार्डी को घायल कर दिया जाता है। पेनी की हृदयघात से मृत्यु हो जाती है, और तोपखाना जो है इनके कब्जे में हो जाता है। वहां से जो है सेना, नसीराबाद की सेना कहां पहुंचती है? ब्यावर, ब्यावर से दिल्ली पहुंचती है 1 महीने के अंदर। ठीक है, 28 मई से 28 जून। ठीक। इसके बाद देखते हैं नीमच में 3 जून से शुरू होता है, और कर्नल एबॉर्ड कश्मीर जाता है किसको? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह को। अवध विले पर प्रश्न पूछता है
तो जवाब नहीं दे पाता है कौन? एबॉट। ठीक है, तो इसके बाद शुरू हो जाती है क्रांति। किलेदार मैकडोनल्ड, कर्नल जैक्सन, बेनिस्टर और लॉयड वहां पे तैनात थे। लॉयड मेजर मेवाड़ के शावर्स को बुलाता है और इसके साथ जो है जोधपुर, बेदला आदि की सेना जो है वहां पे पहुंचती है। 6 जून तक कब्जा कर लेती है। विद इन तीन दिनों में नीमच पर कब्जा कर लिया जाता है। वहां पे चित्तौड़गढ़ में शावर्स और हार्ड काउंसिल के नेतृत्व में एक बार फिर से अटैक करने की कोशिश करती है नीमच के लोगों पे, नीमच के सैनिकों पे चित्तौड़गढ़ में, लेकिन वो पूरी तरह से असफल रहती है। चित्तौड़ के जो सैनिक थे वहां से निकल के डूंगला गांव में रुग्गा सिंह के यहाँ पे 40 अंग्रेज और स्त्री बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। वहां पे सावर सिंह को मुक्त कराता है और बाद में उसको गोकुला मेहता के नेतृत्व में पिछोला के जगमहल में छोड़ दिया जाता है। फिर देखते हैं वहां से शाहपुरा निकलती है लक्ष्मण सिंह जी, वो क्रांतिकारियों को स्वागत करते हैं और अपने सावर्स की जो सेना थी उसके लिए गेट बंद कर लेते हैं। देवली के महिपुर बटालियन होती है, वो जाजपुर के 800 मीना के साथ इनको ज्वाइन कर लेती है। फिर इसके बाद ये टोंक में पहुंचते हैं, वजीरुद्दौला का विरोध करते हैं। मामा मीर आलम सिंह, आलम खां था उनका, वो जो है सेना को ज्वाइन कर लेता है 500 सैनिकों के साथ। ये सब लोग जो है आगरा पहुंचते हैं। यहाँ की टोंक वाली सेना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ पे स्त्रियों ने भी भाग लिया था, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। फिर आगरा से दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पर जो है 14, 18, 20 जुलाई को आक्रमण किया जाता है। ठीक है, ये थे अपने नसीराबाद और नीमच। एरनपुरा में देखते हैं तो एरनपुरा में अनादरा नामक गांव में जोधपुर लीजन पहुंचती है। वहां पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है और ए लॉरेंस और जेडी होल भाग जाते हैं। और मोती खां, तिलकराम, शीतल प्रसाद 3 नाम महत्वपूर्ण है जिन्होंने चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाए। एरनपुरा पहुंच के सैनिकों के साथ आगे बढ़े। खेरवा नामक स्थान पे पाली में पड़ता है, कहा? खेरवा। तो पाली खेरवा में खुशाल सिंह, चंपावत आहुआ के और 5 अन्य ठिकानों के साथ जो है ये ज्वाइन कर लेते हैं कौन सी आर्मी को? जोधपुर लीजन को। ठीक है, ये सब जो है 6000 की सेना प्लस जोधपुर लीजन सब मिलके जो है अपने बिथोड़ा के नाम के स्थान पर ओनाट सिंह को मार देते हैं। हीथकोट और रायमल और कुशल राज सिंह जी को भगा देते हैं। ठीक है, बाद में एजीजी खुद आता है चेलावास में 18 सितंबर को। घोरे कालों का युद्ध है। ईआईसी में लॉरेंस आता है तो लॉरेंस को भगा देते हैं अजमेर की साइड और मैकमोसन का सिर काट के आहुआ के दुर्ग में जमा कर दिया जाता है और जोधपुर सेना आती है तो इन सबको हरा दिया जाता है। यहाँ से क्रांतिकारी 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। एक में जो है कुशाल सिंह के नेतृत्व में जो है आहुआ में रुक जाते हैं। दूसरी सेना शिव सिंह आसोपा के नेतृत्व में दिल्ली चली जाती है। दिल्ली चले जाएगी तो नारनौल के युद्ध में गेराड को मार देंगे और कुचामन के केसरी सिंह को भगा देंगे। ठीक है, जीतते हैं नारनौल का युद्ध। तखत सिंह आसोपा पे अटैक कर देता है, आसोप वाले रीजन में, और वहां पे जो है वहां से जब शिवनाथ आसोपा को पता चलता है कि मेरे राज्य पे अटैक कर दिया गया, वापस लौटते हैं। बड़लू के युद्ध में हार जाते हैं, हार के आत्मसमर्पण कर लेते हैं और जोधपुर किले में नजरबंद कर दिया जाता है। इधर कुशाल सिंह को देखते हैं तो किले का सुदृढ़ीकरण करना शुरू कर देते हैं। 20 जनवरी 1858 को किला घेर लिया जाता है। बंबई के कर्नल होम्स के नेतृत्व में घेरा जाता है। 23 जनवरी को छोड़ के मेवाड़ चले जाते हैं। मेवाड़ में 8 अगस्त तक आत्मसमर्पण कर लेते हैं और 25 जुलाई को इनकी मृत्यु हो जाती है। इधर 23 जनवरी को लांबिया के पृथ्वी सिंह जी ने ये डट के मुकाबला किया जाता है। फिर 24 तारीख को आहुआ किला अंततः जीत लिया जाता है। टेलर कमीशन बनता है इनकी जांच के लिए। ठीक है, ठाकुर कुशाल सिंह की जांच के लिए। तो ये था अपना पूरा 1857 की क्रांति की प्रगति किस तरीके से हुई। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या देखेंगे, अपन कोटा और राजस्थान के विभिन्न अपने राज्यों में किस तरीके से क्रांतियां चली थी, प्लस अपना जो क्रांति के परिणाम क्या क्या हुए थे वो चीज अपन देख लेंगे। ठीक है, तो ये था आज का अपना लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और अच्छे से तैयार हो गए आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्रांति का प्रसार। अब आप एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। 1857 क्रांति में बीकानेर के सरदार सिंह जी ने पंजाब में जाके क्रांति को दबाया था, जिसके बाद इनको हिसार और 41 गांव जिनमें टिब्बा परगना प्रमुख थी वो मिलता है। इसके बाद अमरचंद बाठिया जो है ग्वालियर के नगर सेठ हुआ करते थे। लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के सहयोग करने के बाद इनको भामाशाह की उपाधि दी जाती है और इनको राजस्थान का मंगल पांडे और राजस्थान का पहला शहीद भी बोला जाता है। कवि शंकर दान सामोद अपने सुजानगढ़ चूरू के थे और इन्होंने जो है इनका स्टेटमेंट बार बार पूछा जाता है, डप राजा डप मुसल्ती डप देश दीवान। फिर जैसलमेर के में जो है सिंध से कोटा जाती हुई सेना का जो है वो रसद प्रोवाइड करते हैं। डूंगजी जवाहर जी के बारे में अपन देख लिया। सीकर के कछुआ राजपूत थे, रामगढ़ सेठ को लूटते हैं तो अंग्रेजों गिरफ्तार कर लेते हैं और आगरा जेल में डाल देते हैं। ये चारों लोग जाते हैं, जवाहर जी, लोटिया जाट, सांवरिया मीणा और करणिया मीणा, ये चारों जाके जो है इनको छुड़वाते हैं। 1857 क्रांति में जो है नसीराबाद की छावनी को लूट लेंगे और 52,000 रुपए और घोड़े वहां से प्राप्त करेंगे, है ना। और जवाहर सिंह बाद में आत्मसमर्पण कर देंगे। सिरोही में शिव सिंह जी का खिराज माफ कर दिया गया था। मेवाड़ के शासक जो है अगर साथ नहीं होते तो क्रांति का परिणाम बिल्कुल अलग होता है। इनका पॉलिटिकल एजेंट सावर्स लिखता है अपनी कौन सी किताब में, ए मिसिंग पेपर ऑफ इंडियन म्यूटिनी में।
डूंगरपुर के उदय सिंह जी नीमच क्रांति का दमन करते हैं, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह जी भी नीमच क्रांति का दमन करते हैं, और कोटा के अपने राम सिंह जी भी नीमच क्रांति का दमन करने के लिए मेजर बर्टन को भेजते हैं। और मेजर बर्टन जब 14 अक्टूबर को वहां से आता है तो 15 अक्टूबर में जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में वहां पे क्रांति कर दी जाती है। बर्टन और उसके बेटे प्लस सेल्डम और कॉन्टर चारों को मार दिया जाता है, और देवीलाल जो महाराव का प्रतिनिधित्व है वो भी मारा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और सूर्यमल्ल मिश्रण अपने बूंदी के राम सिंह जी के राजकवि थे, कोटा राव से इनकी अनबन रहती थी, इसलिए एकमात्र क्रांति के प्रशंसक थे, या क्रांति एकमात्र सॉरी क्रांति विरोधी लिखा हुआ है ना मैंने, विरोधी नहीं थे, है ना, क्रांति को फेवर में थे, है ना, क्रांति के प्रो क्रांति जिसको बोलते हैं प्रो रेवोल्यूशन, तो प्रो रेवोल्यूशन थे। ठीक है, तो क्रांति को एकमात्र समर्थक बोल सकते हो आप, है ना, तो क्रांति समर्थक थे एकमात्र, क्योंकि ज्यादातर शासक ही क्रांति विरोधी थे। ठीक है, एकमात्र क्रांति समर्थक है कौन, बूंदी वाले। फिर सूर्यमल्ल मिश्रण ने 1857 क्रांति के पक्ष में चेतना जगाने का कार्य किया था। ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व की प्रशंसा करी थी। वंश भास्कर, वीर सत से राम रंजाड़ इनकी फेमस किताबें हैं। फिर धौलपुर के भगवंत सिंह जी के वहां पे जो है गुर्जर नेता देवी सिंह और भवानी सिंह के नेतृत्व में जो है क्रांति की जाती है। 3000 सैनिक उनके पास खुद के होते हैं, 5000 ग्वालियर दुर्ग से पहुंच जाते हैं जब क्रांति करते हैं। 12 अगस्त का टाइम याद रखे ना, 12 अगस्त को जो है पटियाला की सेना जो है आती है और क्रांति को दबाती है, तो वहां से रामचंद्र और हीरा लाल 1000 सैनिक लेके आगरा पे अटैक कर देते हैं। ठीक है, इधर भरतपुर में देखा जाए तो भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट रहता है मॉरिसन, वो गुलाब सिंह को अपना पॉलिटिकल एजेंट का कार्यभार संभाल के कहाँ चला जाता है, आगरा में क्रांति दबाने। अलवर वाले विनय सिंह या बन्ने सिंह जी जब आगरा में अंग्रेजों की मदद करने जाते हैं तो वहां को रास्ते में डाकू उनको लूट लेते हैं। यहाँ के जो दीवान है फैजुल्ला खां, वो क्रांति के समर्थक रहा करते हैं, अलवर वाले। ठीक है, फिर जयपुर में देखते हैं अपने राम सिंह सेकंड होते हैं, जिनको सितारे हिंद प्लस कोटपुतली की जागीर दे दी जाती है, और विलायत खां, उस्मान खां, सादुल्ला खां जो है यहाँ पर क्रांतिकारी हुआ करते थे। तो ये था अपना आज का 1857 क्रांति का प्रसार। कल लास्ट में 1857 की क्रांति के परिणाम प्लस अपने तात्या टोपे का क्या क्या योगदान था। तो ये दो ही चीजें हैं अपने बची हुई, दो चीजों को देख लेंगे, और बाकी अपना कुछ नहीं रहा, तो अपना लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 1857 क्रांति अपन 10 से 15 मिनट में अगला लेक्चर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। 1857 क्रांति फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि पहले चरण में जो है जयपुर से निकलती है सेना, रॉबर्टसन रोकने की कोशिश करता है, टोंक जाती है, हमीरगढ़ का युद्ध होता है, वजीरुद्दौला और तात्या दोनों जो है इसमें वजीरुद्दौला के नेतृत्व में जो है लीड किया जाता है, और हमीरगढ़ के युद्ध में तात्या टोपे को हराने का प्रयास किया जाता है, लेकिन तात्या टोपे वहां से निकल जाता है क्योंकि इधर से होम्स अटैक करता है। और फिर बूंदी में राम सिंह जी तात्या टोपे की 7 लाख रुपए देके मदद करते हैं। भीलवाड़ा में जो है टेलर अवरोध करने का कोशिश करता है, लेकिन जनता ने हर घर से 1-1 रुपया यहाँ पे दान दिया जाता है। फिर वहां से नाथद्वारा निकलते हैं, उससे पहले कुआड़ा का युद्ध होता है रॉबर्टसन की सेना के साथ। फिर वहां से नाथद्वारा निकलते हैं, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन करके महंत गिरधर द्वारा स्वागत किया जाता है उनका, और जोत सिंह कोठारी द्वारा उनको आर्थिक रूप से मदद दी जाती है। यहाँ पे उसके बाद रूपगढ़ का युद्ध होता है 13-14 अगस्त को, और वही रॉबर्टसन की सेना वापस परास्त करती है। तो रूपगढ़ के युद्ध से निकल के जो है झालावाड़ पहुंचते हैं, झालावाड़ में रड़ायता का युद्ध होता है, और रड़ायता के युद्ध में पृथ्वी सिंह जी जो है वो हारते हैं और 20 लाख रुपए मांगते हैं, लेकिन 5 लाख रुपए दे पाते हैं, और वहां से निकलकर जो है तात्या इंदौर और ग्वालियर की साइड निकल जाता है। फिर सेकंड चरण में अपने तात्या 3 दिसंबर को राजस्थान में एंटर करता है 1858। सलूम्बर के ठाकुर केसरी सिंह जी मदद करते हैं। फिर कुंभलगढ़ में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पे कोई मदद नहीं मिलती, तो बांसवाड़ा में पहुंच जाते हैं। बांसवाड़ा पे अधिकार कर लेते हैं 11 दिसंबर को, और लिन माउथ बाद में उनको छुड़वा देगा। बांसवाड़ा से निकलकर जो है वो प्रतापगढ़ पहुंचते हैं। प्रतापगढ़ में मेजर रोक अटैक करता है, तो नीचे की साइड निकल जाते हैं अपने एमपी में वापस। फिर थर्ड चरण में जो देखा जाता है, तो वो सीकर वाले सामंत उनको इनवाइट भेजता है कि भाई आप आओ, हम आपकी मदद करेंगे। तो कोटा से दोसा होते हुए सीकर पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन सावर्स और होम्स बीच में रोक लेते हैं इनको। फिर वहां से जैसे तैसे निकलते हैं, तो सीकर में जो है होम्स जो है उनको परास्त करता है सीकर में। ठीक है, लेकिन तब तक सीकर के सामंत की बात लीक हो चुकी थी और अंग्रेजों को पता चल गया था, इसलिए सीकर के सामंत को पकड़कर फांसी दे दी जाती है ना। तो तात्या की छतरी भी अपने सीकर, अगर कोई पूछ ले कि तात्या की छतरी कहां पर है, तो तात्या की छतरी भी अपने सीकर में। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका एक यहाँ से भी बन जाता है, तात्या की छतरी कहां है, सीकर में। ठीक है, तो सीकर सामंत को तो फांसी दे देंगे, और वहां पे तात्या की छतरी बना दी जाती है। तात्या बाद में जो है बीकानेर के सरदार सिंह जी जो है तात्या को पकड़ लेते हैं, तो तात्या उनके सामने आत्मसमर्पण कर लेता है, लेकिन जो है बीकानेर के सरदार सिंह जी उनको छोड़ देते हैं कि आप जाओ
ना किसी एकांत स्थान पे चले जाओ, जाके वहां पे अंग्रेजों से आप जो है सीधा रूबरू नहीं हो पाए, नहीं तो आपको फांसी दे दी जाएगी। तो वहां से नरवर के जंगलों में पहुंचते मानसिंह वहां पे धोखाबाजी कर देता है और इनको पकड़वा देता है, तात्या को फांसी दे दी जाती है। फिर क्रांति की असफलता के कारण में देखा था अपन ने कि राजपूत राजाओं को का ईआईसी को पूरी तरह से समर्थन मिला था। फिर सामंत जो थे, जो स्वामी भक्त सामंत थे, वो तो केवल राजा के आदेशों का पालन कर रहे थे, इसलिए ईआईसी को सहयोग दे रहे थे। फिर क्रांति को सहयोग नहीं दे पा रहे थे। फिर स्वामी भक्त नहीं थे, जो वो पूरी तरह से असंगठित थे। फिर क्रांतिकारी अजमेर पे अटैक नहीं करते हैं, सीधा दिल्ली निकल जाते हैं। और दिल्ली निकल जाएंगे तो प्रिचार्ड क्या बोलेगा कि यदि अजमेर क्रांतिकारियों के हाथ में आ जाता तो राजा भी क्रांति का नेतृत्व करते और क्रांति का परिणाम कुछ और ही होता। ठीक है। अन्य कारण में देखते हैं कि युद्ध कौशल का अभाव था इनके पास, अस्त्र शस्त्रों की कमी थी, धन नहीं था, नेतृत्व का अभाव था और संचार के साधनों की इनके पास कमी थी। तो ये थे अपने क्रांति 1857 की पूरी क्रांति। ठीक है। तो अब इसके अलावा कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी ऐसा तथ्यात्मक कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। और ये पूरा लेक्चर जो है तथ्यात्मक रहा और इसमें प्रश्न भी इसी तरीके के बनते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन जल्दी आपसे रूबरू होंगे। ठीक है। आप सभी का धन्यवाद देखने के लिए। ठीक है। तो ये वाला भी मैं आपको फटाफट से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। जहाजपुर वाले क्षेत्र में 1851 से 60 तक विद्रोह होगा। हाकिम रघुनाथ मेहता ने प्रशासनिक सुधारों के नाम पर अवैध धन की वसूली करी थी, इस वजह से विद्रोह होता है। 1851 में जहाजपुर में आंदोलन शुरू हो जाता है। उसके बाद 54 तक जो है संयुक्त सेना एजीजी के नेतृत्व में, है ना, एजीजी अजमेर के नेतृत्व में वो इटौला गांव में जो है इस विद्रोह को दबाने के लिए आ जाते हैं। 1855 में आत्मसमर्पण कर देते हैं मीणा और फरवरी 1855 में देवली छावनी में एक मीणा बटालियन बना दी जाती है, जिसको अपन 40वीं देवली रेजिमेंट बोलते हैं। किसके नेतृत्व में? मेजर टॉम के नेतृत्व में। ठीक है। और फिर जनवरी 1860 में एक छोटा सा इवेंट और होता है, जहाजपुर के मीणाओं ने पुनः विद्रोह कर दिया जाता है। उस समय जो है मारवाड़ के सेनापति थे चंद्र सिंह और वो आके जो है इसको दबा देते हैं। बड़ी संख्या में जो है मीणाओं को बंदी बना लिया जाता है और वहां पर पुलिस थानों में जो है उनकी अनिवार्य उपस्थिति जो है अनिवार्य कर दी जाती है। भाई आप उपस्थित डेली यहाँ पे आओगे और आपकी प्रेजेंट लगा के जाओगे। ठीक है। नियमित अनिवार्य उपस्थिति कर दी जाती है। फिर 1921 में जो है देवली रेजिमेंट, ये फैक्ट आपके काम का नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको नहीं भी पढ़ोगे। फिर जयपुर अलवर वाले क्षेत्र में भी किस तरीके से आंदोलन होते हैं, ये 1924 से लेकर 52 तक के आंदोलन चलेंगे। आपराधिक जनजाति कानून के तहत जो है भारत सरकार, जो कंपनी की सरकार, ब्रिटिश जो क्राउन की सरकार है, उसने जो है 1924 में मीणाओं को इस वाले एक्ट में शामिल कर लिया था। और इसमें जब एक्ट में शामिल कर दिया जाएगा तो यहाँ के लोकल जयपुर वाले राजा थे, उन्होंने 1923 में जारायम पैसा या दादरी कानून जिसको बोलते हैं वो बनाया, जिसमें सभी मीणा स्त्री पुरुषों को प्रतिदिन थाने में हाजिरी देनी होती थी, है ना। फिर मीणा सुधार समिति बनाई जाती है, छोटू राम, लक्ष्मी नारायण झरवाल, महादेव राम और जवाहर राम के नेतृत्व में। उसके बाद 1933 में जो है मीणा क्षेत्रीय सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो जरायम पैसा के विरुद्ध होता है। फिर 1944 में जयपुर मीणा सुधार समिति बनाई जाती है बंशीधर शर्मा और लक्ष्मी नारायण झरवाल के नेतृत्व में। और अप्रैल 1944 में नीम का थाना का सम्मेलन कराया जाता है जैन मुनि मगन सागर जी द्वारा। मीन पुराण इन्होंने लिखा था, जिसमें मीणा समाज के गौरवशाली अतीत को बताया जाता है। किसके द्वारा लिखा गया था? मगन सागर जी महाराज के द्वारा। वही क्या करवा रहे हैं, नीम का थाना सम्मेलन करवा रहे हैं। उसका अध्यक्ष बनाया जाता है बंशीधर शर्मा को और उसका मंत्री बनाया जाता है राजेंद्र कुमार को। ठीक है। ये दोनों के नाम भी याद रख लेना। 28 अक्टूबर 1946 को बागाबास में जयपुर में सम्मेलन किया जाता है, जिसमें सभी चौकीदार मीणाओं द्वारा इस्तीफे दे दिए। चौकीदारी का काम करते थे तो सब मीणा जो है राजाओं के खिलाफ अपना प्रतिरोध जाहिर करने के लिए जो है ये इस्तीफे दे देते। और वो है मीणा सर, इसको मीणाओं का मुक्ति दिवस भी कहा जाता है। 28 अक्टूबर 1946 का दिन है। और 1952 में जो है जरायम पैसा एक्ट को खत्म कर दिया जाता है बाद में। ठीक है। आजादी के बाद में फिर मेर विद्रोह होता है 1818 से लेकर 21 तक, 3-4 साल चलता है, कम समय के लिए होता है। भील विद्रोह 1818 से प्रभावित होता है। ठीक है। फिर अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र वाले क्षेत्र में होता है और 1818 में अजमेर का सुप्रिंटेंडेंट होता था विल्डर। तो विल्डर जो है वो झाक और अन्य गांव से समझौता कर लेता है कि आप जो है यहाँ पर लूटपाटी मत किया करो। ठीक है। तो लूटपाट नहीं करने का बोल के इनसे एक समझौता करता है, जिसे विल्डर समझौता कहते हैं। मार्च 1819 में एक साधारण घटना हो जाती है और उस पर विल्डर समझौता तोड़ने का आरोप लगाकर विल्डर जो है मेरवाड़ा पर अटैक कर देता है मार्च 1819 में। और जब अटैक करता है तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 1820 में जो है कंपनी की बहुत सारी पुलिस चौकियां और थाने जला दिए जाते हैं। किसके द्वारा? मेरों के द्वारा। ठीक है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना के साथ मेर विद्रोह का दमन करते हैं। जनवरी 1821 तक लगभग सब मेर विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। और 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की घोषणा कर दी जाती है, जिसका हेडक्वार्टर ब्यावर में बनाया जाता है और मेर सैनिकों की भर्ती इसमें की जाती है। तो ये था अपना
मीणा और मेर विद्रोह। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अगला जो है अपना भील विद्रोह अपन पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर में, और भील विद्रोह के बाद जो है अपन किसान आंदोलन शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये थे अपने आज के महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य थे वो सारे अपन ने इसमें कवर कर लिए, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन भील विद्रोह पे देखते हैं। आपको हमारी क्लासेस कैसे लग रही है आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अब हम कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, ज्यादातर कोशिश करेंगे हम कंटिन्यू रहने की, और कुछ एक आध दिन का गैप और हो सकता है दिसंबर वाले महीने में, बिकॉज 4, 5 या 6 तारीख को मैं 6 तारीख को बाहर जा सकता हूँ, है ना। तो आप इतना परेशान मत होइए कि मेरा एक बार कमिटमेंट कर दिया आपने कि आपको कि मैंने हिस्ट्री का पूरा जो है ये सेक्शन करना है पेपर फर्स्ट के लिए, तो मैं आपको पूरा आपको कंप्लीट करवा के ही दूंगा आपको। ठीक है, तो आप इतना टेंशन वाली बात नहीं है आपकी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। ज्यादातर प्रश्न है ना आपको जो है रिवीजन भी मैं कराऊंगा ना, तो उसी चीजों में कराऊंगा। 1818 से 1860 में पहला जो भील विद्रोह हुआ था, उसमें जो है ये महत्वपूर्ण कारण थे कर्नल टोड की पॉलिसी, कर्नल टोड की नीति सबसे महत्वपूर्ण था। विद्रोह का स्वरूप अगर अपन देखें तो लिम्बर बारू डूंगरपुर वाले क्षेत्र में विद्रोह होता है, फिर जो है कालीवास का विद्रोह होता है 1855 में। ठीक है, तो लिम्बर वालू डूंगरपुर में से वो होता है, और कालीवास वाला विद्रोह दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर लिम्बर वालू वाला जो है इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी शांति जो है मेवाड़ भील आंदोलन से प्रभावित हुआ करता था, और इसमें जो है सिमुरवाल देवल और नंदुपाल में ये विद्रोह फैल जाता है, और बाद में जो है शांति संधि कर ली जाती है। इसके समाधान में जोधपुर लीजन में और मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर दी जाती है 1836 में जोधपुर लीजन, बाद में इसका हेडक्वार्टर एरनपुरा बना दिया जाता है। मेवाड़ भील कोर 1841 में बनता है। ठीक है, तो ये अपने गवर्नर जनरल की परिषद की जो अध्यक्षता है उसके हिसाब से बनाया जाता है, और खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर का जो है हेडक्वार्टर हुआ करता था उस समय। फिर 1860 में विद्रोह होता है, तो देवलपाल खेरवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में पड़ता है, वहां पर भीलों ने विद्रोह किया तो एमबीसी या मेवाड़ भील कोर द्वारा कुचल दिया जाता है। फिर मेवाड़ भील विद्रोह आता है 1881 और 82 में, जो 19वीं शताब्दी का सबसे भयानक, सबसे कातिलाना, सबसे भयानक भील विद्रोह हुआ करता था। ठीक है, महावाग शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था, और ऋखबदेव मंदिर पर उदयपुर राज्य अपना नियंत्रित करना चाहता, इस वजह से ये विद्रोह हुआ, और उसके पुजारी खेमराज भंडारी खेमराज द्वारा जो है ये नेतृत्व किया गया, और इसमें जो है कविराज श्यामल दास और खेमराज भंडारी के बीच में बाद में एक समझौता हो जाता है, और उसके तहत जो है उसमें इस क्षेत्र में शांति स्थापना की जाती है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि गोविंद गुरु द्वारा भगत आंदोलन चलाया जाता है। वो बांसिया में डूंगरपुर में पैदा होते हैं, और बंगजारा परिवार के सदस्य हुआ करते थे। 1858 में जन्म होता है। 81-82 में दयानंद सरस्वती से मिलते हैं उदयपुर में, और वहां से स्वदेशी आंदोलन चलाते हैं। फिर भगत आंदोलन, फिर सभा की स्थापना करते हैं 83 में, बाद में 11 में भगत आंदोलन चलाते हैं, जिसको लसाड़े आंदोलन बोलते हैं, है ना। सुरजी भगत भी इसमें शामिल थे। ठीक है, संप सभा की स्थापना सिरोही में की जाती है, अश्विनी पूर्णिमा को की जाती है, इसलिए हर साल मानगढ़ पहाड़ी में जो है अधिवेशन इसी तारीख को होता है, और भीलों को संगठित करना इसका उद्देश्य हुआ करता था। 10 इसके प्रमुख नियम थे। ठीक है, और मानगढ़ पहाड़ी में जब अधिवेशन होते तो 1903 पहला अधिवेशन हुआ। 10 में जो अधिवेशन हुआ उसमें 30-33 मांगे रखी गई थी, और 1913 में जो 10वां अधिवेशन था उसमें ये 3 सेनाएं मिलकर जो है मानगढ़ पहाड़ी को घेर लेती है, और 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड किया जाता है, जिसमें 1500 स्त्री पुरुष जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। कोइन गुरु जी को जेल में ले जाया जाता है, और विशेष अदालत द्वारा उनको मौत की सजा सुना दी जाती है। वहां से अहमदाबाद न्यायालय जो है इनको आजीवन कैद में बदल देता है, और बाद में 10 वर्ष में ही इनको अच्छे व्यवहार के कारण विदा कर दिया जाता है या रिहा कर दिया जाता है। बाद में अपना पूरा जीवन कंबोई गुजरात वाले क्षेत्र में बिता देते हैं, और इन्होंने जो है अहिंसा का समर्थन किया, और श्वेत झंडे को अपना झंडा माना या सिंबल माना प्रमुख। एक ही आंदोलन या भूमट आंदोलन में मोतीलाल तेजावत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनका जन्म कोल्यारी उदयपुर में हुआ था, ओसवाल परिवार में हुआ। झाड़ोल ठिकाने में कार्य किया करते थे नौकरी का, और भीलों के मसीहा कहलाते थे, जिसको बापजी या बाऊजी कहा जाता है। 1920 में माद्री पट्टा जलास बेगार के खिलाफ आंदोलन चलाया। 1921 में एक ही भोमट भील विद्रोह चलाया। ठीक है, मातृकुंडिया से ये शुरू होता है, जिसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, और गोगुंदा झाड़ोल और कोटड़ा वाले क्षेत्र में ये आंदोलन प्रमुखतया रहता है। बाद में ये आंदोलन का विस्तार जो है पूरे मेवाड़ में फैल जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में फैल जाता है, और गुजरात वाले क्षेत्र तक ये आंदोलन चला जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य राज्य जमींदार के शोषण का विरोध करना था। 21 सूत्री मांगे मेवाड़ महाराणा को प्रस्तुत की जाती है, जिसको मेवाड़ पुकार कहा जाता है। आदिवासियों की सारी समस्याएं 21 मांगों के रूप में लिखकर जो है महाराणा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। 18 मांगे मान ली जाती है। 3 मांगे वनाधिकार, बेकार और जंगली स्वरत्य को नहीं माना जाता है। जुलाई 1921 में झाड़ोल में करबंदी
असहयोग आंदोलन चलाया जाता है और इसको जो है भारतीय जो आंदोलन है उसके सीधा संबंध किया जाता है किसके द्वारा, मोतीलाल तेजावत द्वारा। तो जुलाई 1921 की भी ये चीज ध्यान रख लेना आप, ठीक है। बाद में नीमड़ा कांड होता है जहां पर विजयनगर गुजरात में होता है ये, और गोलीबारी में जो है 1200 भील मारे जाते हैं, बहुत सारे भील घायल होते हैं। 6 मार्च 1922 की घटना है और फरार हो जाते हैं मोतीलाल तेजावत जी। उनका नारा था हाकिम और हुक्म नहीं। फिर 1929 में गांधी जी के कहने पे ईडर में आत्मसमर्पण कर देते हैं। 1936 में मणिलाल कोठारी द्वारा के जो हस्तक्षेप है उसमें महान इंद्राज सभा, जो वहां का मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, तो महान इंद्राज सभा द्वारा उसको रिहा कर दिया जाता है और अंतिम जीवन गांधीवादी कार्यों में ये मेवाड़ अपना क्षेत्रीय पूरा किसान जीवन लगा आंदोलन देते पढ़ हैं। रहे थे तो अपन। ये था अपना यहाँ पर जो है खालसा 17% थी, यानी कि राज्य की भूमि 17% थी, और सामंतों के अधीन जो भूमि है 87% थी। इसी वजह से यहाँ पर सामंतों द्वारा काफी ज्यादा श्रो का जो है शोषण हुआ। और इसमें 3 आंदोलन सबसे फेमस है मेवाड़ में, मातृकुंडिया, बिजोलिया और बेगू। अगर मातृकुंडिया वाले आंदोलन को देखें तो जाट आंदोलन भी कहलाता है, 1880 में शुरू होता है। फतेह सिंह जो महाराणा हुआ करते थे उस समय, मेवाड़ के महाराणा, वो अल्पवयस्क थे, इसलिए एक रीजेंसी का शासन था, काउंसिल शासन संभाल रही थी, और उस काउंसिल की जो नई व्यवस्थाएं हैं वो जो है किसानों को रास नहीं आ रही थी, इस वजह से ये आंदोलन होता है। तो नई राजस्व व्यवस्थाओं के विरुद्ध ये आंदोलन होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण आंदोलन हो जाता है, और ये भारत का, राजस्थान का पहला आंदोलन है, ध्यान रख लेना, 1880 में हो रहा है। फिर बिजोलिया वाला आंदोलन शुरू हो जाता है 1897 से 1941 तक ये चलता है। तो ये भारत का सबसे लंबा समय तक चलने वाला किसान आंदोलन है। और बिजोलिया ठिकाना जो है प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। अशोक परमार जो है सांगा जो है अशोक परमार को देते हैं। कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय यहाँ के सामंत हुआ करते थे। इसका कारण अगर अपन देखें तो 84 प्रकार के लाग बाग है, अत्यधिक भू राजस्व और बेगार है, लाता कुंता है, अंदाजे से वसूली की जाती है, जिसमें चौवरी कर है। 1903 में चौवरी कर कृष्ण सिंह लगाएगा 5 रुपए लड़की के विवाह पर। और फिर तलवार बंदाई कर 1906 में पृथ्वी सिंह लगाएगा, सॉरी कृष्ण सिंह जो है चौरी कर लगाएगा, पृथ्वी सिंह जो है तलवार बंदाई लगाएगा 1906 में, ठीक है। पृथ्वी तलवार बंदाई जब कब ली जाती है, जब नया सामंत बनता है तो राणा को देगा वो तलवार बंदाई कर। ये जो कर है वो सीधा किसानों पर जो है वो अध्यारोपित कर देगा, कौन, पृथ्वी सिंह। तो ये महत्वपूर्ण बात है। पहले चरण में अगर अपन देखते हैं तो ये पूरी तरह से असंगठित चरण होता है। 1897 से लेकर 1914 तक ये चरण चलता है। धाकड़ किसानों द्वारा जो है ये किसान आंदोलन किया जाता है। गिरधरपुरा से किसान आंदोलन शुरू होता है। गंगाराम जी के यहाँ पर डेथ हो जाती है, वहां पर मृत्यु भोज का कार्यक्रम में किसान आंदोलन शुरू होता है। साधु सीताराम जी जो है पुस्तकालय अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय उदयपुर के, तो वो नानजी और ठाकरे पटेल को प्रोत्साहित करते हैं कि आप जो है ये जितने भी किसानों की प्रॉब्लम से शिकायतें हैं वो कहाँ लेके जाओ, मेवाड़ महाराणा के पास। तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी हुआ करते थे, तो वहां पर शिकायतें लेके गए। तो मेवाड़ महाराणा ने उन चीजों को कंसर्न में लेते हुए हुसैन हामिद के नेतृत्व में, हामिद हुसैन के नेतृत्व में जो जांच अधिकारी वो करता था, तो एक अभियान भेजा गया। और वो जो है हामिद ने जो है सारी जो बातें हैं, जो किसानों के जो कंसर्न थे वो उनको सही पाया, लेकिन इस पर कोई ज्यादा कार्य नहीं हो पाया था। प्रमुख जो नेता हुआ करते थे इस आंदोलन इस समय में, वो थे प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव दादी। इन तीनों को जो है निष्कासित कर दिया जाता है पृथ्वी सिंह द्वारा, ठीक है। फिर जो साधु सीताराम जी थे वो पुस्तकालय अध्यक्ष की नौकरी कर रहे थे, उनको भी वहां से पुस्तकालय अध्यक्ष से हटा दिया जाता है। अगर पथिक जी के जब दूसरा चरण होता है तो 1916 में जो है पथिक जी आंदोलन से जुड़ जाते हैं। पथिक जी जो है विद्या प्रचारणी सभा जो हरिभाई किंकर चला रहे थे उसके द्वारा जो है आप अपने बिजोलिया में एंटर करते हैं। 1917 में वो एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम है ऊपरमाल पंच बोर्ड, बेरीसाल में बनाते हैं। और बरीसाल जो है अपने चित्तौड़गढ़ के आसपास पड़ता है, और हरियाली महोत्सव को बनाया जाता है, और इसी को बोलते हैं किसान पंचायत बोर्ड, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है किसान पंचायत बोर्ड, यही जो है आंदोलन को लीड करेगा इस समय में, ठीक है। तो किसान पंचायत का पहला सरपंच बनाया गया था मन्ना जी पटेल को। वर्धा में 1919 में एक संगठन बनाया जाता है, राजस्थान सेवा संघ, वेरी इंपॉर्टेंट संगठन है, वर्धा में बनता है 1919 में। उसी समय जो है राजस्थान केसरी नाम का समाचार पत्र भी निकाला जाता है, रामनारायण चौधरी को संपादक बनाया जाता है। 1920 में अगर देखें अजमेर में, तो 1920 में जो है राजस्थान सेवा संघ अजमेर में आ जाएगा। वहां पर नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, यंग राजस्थान नाम के समाचार पत्र जो है ये निकालता है, ठीक है, राजस्थान सेवा संघ। फिर अगर अपन देखते हैं तो द्वितीय चरण में पथिक जी ने इसको क्या है बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया था। तिलक को आह्वान किया, तो तिलक ने मराठा में इसकी प्रशंसा की कि ये किसानों द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, और महाराणा को इसके विरुद्ध जो है पत्र भी लिखा था, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, प्रताप नामक जो न्यूज़पेपर चलाते थे, तो प्रताप में ये बातें लिखते हैं, किसान आंदोलन के पक्ष में बात लिखते हैं। और प्रताप जो ये गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे वो पथिक जी के मित्र हुआ करते थे, और पथिक जी ने इन्हीं के माध्यम से प्रताप में ही जो है राष्ट्रीय आंदोलन बनाया है। पूरे इस आंदोलन को, बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय लेवल तक लेके गए, ठीक है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ही वो नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, पथिक जी के आह्वान पर हुआ है सब। फिर जो है एक प्रेमचंद अपने बहुत फेमस उपन्यासकार हुआ करते थे, उनका जो रंगभूमि है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से ही प्रेरित है। इसका जो प्रमुख केंद्र है वो माजी का खेड़ा को बनाया गया। नारायण पटेल जो है वो बेकार से इनकार कर देता है, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है और फिर नारे लगते हैं कि इन्हें छोड़ दो या हमें जेल दो। वर्मा जी जो है पंचेड़ा लिखते हैं और भंवर लाल स्वर्णकार भी कुछ कविताओं के माध्यम से जो है बिजोलिया वाले क्षेत्र के किसानों को जो है प्रेरित करते हैं। ऊपर माल का डंका पथिक जी खुद लिखते हैं। और 1919 में जब अमृतसर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो तिलक जो है बिजोलिया प्रस्ताव रखते हैं और ये जो प्रस्ताव है पास हो जाता है। तो महाराणा को लगता है कि बाह्य हस्तक्षेप शुरू हो गया है, इसलिए महाराणा ने एक आयोग बनाया बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में। बिंदुलाल भट्टाचार्य के अलावा उसमें अफजल अली और अमर सिंह भी शामिल थे। ठीक है, ये जो है किसानों की जो प्रमुख मांगे होती थी इस आयोग के तहत, वो थी बेगार, अनावश्यक लागबाग को खत्म करो और कार्यकर्ता जो भी जेल में है उनको रिहा करो। लेकिन ये आयोग भी जो है एक तरीके से असफल रहता है। मदन मोहन मालवीय जी जो है महाराणा से मिलते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपना कंसर्न दिखाए हैं किसान आंदोलन के पक्ष में, लेकिन जो है ये आंदोलन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। महादेव देसाई जो है पथिक जी के साथ बिजोलिया का दौरा करते हैं, कि फेमस नेता थे, तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर देखते हैं अपन राजपूताना मध्य भारत सभा एक संगठन हुआ करता था, वो जो है भवानी लाल आयोग, एक भवानी दयाल आयोग जो है बनाती है और महाराणा ने इसको भी बाह्य हस्तक्षेप मानते हुए राज सिंह बेदला के नेतृत्व में वापस एक आयोग बनाएंगे। रमाकांत मालवीय और तखत सिंह मेहता इसमें शामिल होते हैं, ये भी असफल रहता है। फिर माणिक्यलाल वर्मा खुद जाते हैं 15 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल लेके, वो भी असफल रहता है। 1920 में जब नागपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो उसमें जो है पथिक जी जो है किसानों के प्रति जो शोषण हो रहा है उसकी एक प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं वहां पे। तो गांधी जी जो है वो वहां से हिजरत की सलाह देते हैं। जो पथिक जी जो है हिजरत को जो है हिजड़ों का खेल मानते हैं, हिजड़ों का कृत्य मानते हैं। फिर राजस्थान सेवा संघ जो है इस आंदोलन को नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत आ जाता है 1921 से। तो राजस्थान सेवा संघ जो है किसानों को प्रेरित करता है कि आप बिना कुंते की फसल काट लो। जब किसान फसल काट लेते हैं तो ब्रिटिश सरकार के कान खड़े हो जाते हैं। ब्रिटिश सरकार ने जो है एजीजी के नेतृत्व में, एजीजी उस टाइम हुआ करते हैं रॉबर्ट हॉलैंड, एक आयोग बना के किसानों के पास जो है बातचीत करने के लिए भेजते हैं। उसमें खुद एजीजी होते हैं, उनके सचिव होते हैं अपने ओगलवी, और मेवाड़ के रेजिमेंट हुआ करते थे उस समय विल्किंसन, मेवाड़ के दीवान हुआ करते थे प्रभाष चंद्र चटर्जी, और वहां सायर हाकिम हुआ करते थे उदयपुर के अपने बिहारी लाल। ये सब लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। वो किसान पंचायत से बातचीत करते हैं। किसान पंचायत के उस समय सरपंच हुआ करते थे मोतीचंद, वहां के मंत्री थे कन्हैयालाल नारायण पटेल, और राजस्थान सेवा संघ की तरफ से रामनारायण चौधरी खुद सम्मिलित होते हैं और आंदोलनकारियों की तरफ से माणिक्यलाल वर्मा जाते हैं। तो चारों से बातचीत होती है और एक समझौता निकल कर आता है। उस समझौते के तहत 35 प्रकार की लागतें खत्म कर दी जाती है। जो जुल्मी कामदार थे सरकार में, उनको जो है पदच्युत कर दिया जाता है और किसानों को जो है मुकदमों से निवृत्ति दे दी जाती है और किसानों को जो है जमीनें वापस कर दी जाती है। ठीक है, फिर कुछ समय तक तो जो है ये समझौता सफल होता है, लेकिन 1928 में जो है बिजोलिया के जो राव हुआ करते थे उस समय, वो उनका जो है विवाह होता है और वहां पर जो है बेगार ली जाती है किसानों से अनावश्यक। तो इस प्रकार से जो है ये आंदोलन वापस शुरू हो जाता है। थर्ड चरण पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप देखते रहिए। विजन में फटाफट करवा देता हूं। तीसरे चरण में जब राजस्थान सेवा संघ में विघटन हुआ तो विजय सिंह पथिक जो है वो आह्वान करते हैं कि जमीनें सामंत को वापस कर दी जाए, और माणिक्यलाल वर्मा को जेल भेज दिया जाता है और रामनारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन में बिजी हो जाते हैं। इस तरीके से राजस्थान सेवा संघ में विघटन हो जाता है। लेकिन जब जमीनें सामंत को वापस दे दी गई तो जमनालाल बजाज जब वापस आते हैं आंदोलन का नेतृत्व करने, तो ये 1931 में किसानों को वापस जमीनों पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उसमें जो है सामंती पुलिस द्वारा मारपीट की जाती है और उसमें अहिंसात्मक सत्याग्रह करते हैं कौन? यहाँ के किसान उस समय। ठीक है, तब जमनालाल बजाज 1931 में महाराणा से और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे सुखदेव प्रसाद, उनसे मिलते हैं और उनसे आश्वासन प्राप्त करते हैं कि किसानों को जमीन वापस दे दी जाएगी और 1921-22 वाला समझौता वापस लागू कर दिया जाएगा जो एजीजी हॉलैंड द्वारा किया गया था, और वर्मा जी को रिहा करके मेवाड़ से निर्वासित कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से मेवाड़ में उस समय शांति स्थापित होती है बिजोलिया में। उसके बाद 1941 में वर्मा जी पुनः नेतृत्व करने आ जाते हैं, कारण वहां का प्राइम मिनिस्टर थे टी विजय राघवाचारी, वो वापस आ जाते हैं मेवाड़ में। वापस मतलब वो पहली बार वही आते हैं और मेवाड़ पर जो प्रजामंडल था, है ना, प्रजामंडल पर पाबंदी वो हटा देते हैं। और प्रजामंडल पाबंदी हटाने के बाद वहां के राजस्व मंत्री हुआ करते थे मोहन सिंह मेहता, उसको बिजोलिया भेजा जाता है मोहन सिंह मेहता को, और वर्मा जी और अन्य नेताओं से वहां पर बातचीत की जाती है।
किसानों की जो सारी जब्त जमीनें थी वापस कर दी जाती है, बेगार प्रथा खत्म कर दी जाती है, लाता कुंटा वगैरह सारी जो बुराइयां थी, जो किसान की डिमांड थी, वो सारी डिमांड जो है 1941 में फुलफिल कर ली जाती है और ये आंदोलन सफल हो जाता है। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण बिंदु इसका। और इस आंदोलन की सफलता के बारे में आप ये 2-4 प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान का पहला संगठित आंदोलन था ये, विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था जो 44 साल तक चला है। राजपुताने का राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ाव करने वाला आंदोलन भी कौन था? बिजोलिया किसान आंदोलन। अन्य आंदोलनों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहा है, बूंदी के किसान आंदोलन इससे हो रहे हैं, बेगू वाला भी इसी से प्रोत्साहित होकर हो रहा है। ठीक है, तो धाकड़ बेगू वाला कैसे हो रहा है? बेगू जो है प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, रावचंदा को दिया गया था और ये धाकड़ जाति के किसानों ने सबसे पहले रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में मेनाल भेरुकुंड भीलवाड़ा वाले स्थान पर जाके जो है ये आंदोलन शुरू करते हैं। और इसके कारण भी वही थे जो बिजोलिया वाले के थे, भू राजस्व बहुत ज्यादा हो गया था, लाता कुंटा बढ़ा दिया गया है, बेगार बहुत ज्यादा करवाई जा रही है सामंतों द्वारा। तो वहां के सामंत अनूप सिंह जी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं किसानों के साथ कि राजस्थान सेवा संघ के साथ वो समझौता कर लेते हैं और 1923 में एक समझौता होता है और उस समझौते को ट्रेंच ने बोल्शेविक समझौता कहा। मेवाड़ महाराणा द्वारा किसानों की जो शिकायतें हैं उनको इग्नोर करते हुए इस सामंत को जो है डांट लगाई और इसको पदच्युत करके नए सामंत लाला अमृतलाल को यहां पर बैठा दिया जाता है। ट्रेंच जो है वहां जाता है और वहां जांच अधिकारी के तौर पे जाता है। गोविंदपुरा हत्याकांड होता है 13 जुलाई 1923 को, जहां पर किसान सभा पर ट्रेंच ने फायरिंग कर दी। रूपाजी कृपाजी वीरगति को प्राप्त हुए। आंदोलनकारी इसमें विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी दोनों का नाम याद रख लेना। और 1925 में एक समझौते के द्वारा बेगार को और 33 प्रकार के लागू को खत्म कर दिया जाता है। साथ ही जो यहाँ के लोकल किसान थे उनको ये हिदायत दी जाती है कि आप जो है राजस्थान सेवा संघ के साथ कोई भी नाता नहीं रखोगे। ठीक है, ये थे अपने बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन। ये मेवाड़ क्षेत्र अपना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपन मारवाड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन को डिस्कस कर लेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए। हमने देखा कि राजस्थान का 26% हिस्सा मारवाड़ क्षेत्र में आता था, उसमें 87% जागीरें होती थी जो कि सामंत जो है कंट्रोल करते थे। 13% खालसा भूमि होती थी जो कि राजा कंट्रोल करता था। इसमें भी जो है विभिन्न प्रकार के किसान आंदोलन चलेंगे और इनमें जो है प्रमुख संगठनों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन संगठनों का नाम आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 1915 में मरुधर हितकारिणी सभा जो व्यासजी, चांदमल सुराणा और भंवरलाल सर्राफ के नेतृत्व में बनी। 1921 में मारवाड़ सेवा संघ व्यासजी और चांदमल सुराणा ने बनाया और 1918 में एक मारवाड़ हितकारिणी सभा बनी थी जो कि चांदमल सुराणा द्वारा बनाई गई थी और 1923 में व्यासजी ने इसको पुनर्गठित किया था या पुनर्जीवित किया था। अपन देखते हैं 1931 में मारवाड़ यूथ लीग बनेगी। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद बनेगी जो कि जोधपुर राज्य इसको समर्थन देता है। 1941 में मारवाड़ किसान सभा बनेगी बलदेवराम मिर्धा में। ये भी एक सरकारी संगठन की तरह ही था, इसको भी जोधपुर राज्य की बैकिंग थी। ठीक है, तो ये प्रमुख संगठन आपके किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अपन देखते हैं सबसे पहले जो है 3 महत्वपूर्ण आंदोलन होंगे। एक तो मारवाड़ तोल आंदोलन होगा। मारवाड़ तोल आंदोलन जो है बेसिकली एक शेर में 100 तोले हुआ करते थे पहले, उसको 80 में बदल दिया था। इस वजह से जो है यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया। 1920-21 में चांदमल सुराणा और उसके साथी जो है इस आंदोलन को लीड करेंगे, उसका विरोध करते हैं और राज्य ये बाद में कानून वापस ले लेगा। उसके बाद एक मादा पशुओं के निर्यात के ऊपर भी जो है सरकार ने कानून बनाया था। तो मादा पशुओं का निर्यात बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो इसके लिए जो है इसका भी विरोध आरंभ कर दिया। पशुधन निर्यात विरोध के नाम से आंदोलन चला 1923 में। और जब मारवाड़ हितकारिणी सभा इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और 15 जुलाई 1924 को एक जनसभा में जो है जनसभा आयोजित की जाती है जिसमें जयनारायण व्यास ने पोपाबाई की पौड़ और मारवाड़ की अवस्था नामक 2 पुस्तकें जारी करी। और अपन देखते हैं कि 15 अगस्त 1924 को जो है ये मांग स्वीकार कर ली जाती है और राज्य पशुधन निर्यात पर भी जो है बैन कर लगा देता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं एक संगठन बनता है मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस और ये 1929 में बनता है। इसका पहला अधिवेशन व्यास जी, आनंदमल सुराणा और भंवरलाल सर्राफ जो है इसमें गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और जब जोधपुर में ये अधिवेशन होता है तो फिर उसके बाद जो है एक पैरेलल इवेंट होता है मंडोर किसान आंदोलन के रूप में 1928 में होता है। भू राजस्व की नई दरें लागू हो जाती है और बीघोड़ी जो कि नगद में भू राजस्व लिया जाता था, तो वो सब जो है इसके विरोध में जो है जो माली समाज के लोग हैं वो मंडोर का किसान आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो लाटा से अधिक राजस्व लिया जाता था। और चीना का बढ़िया एक गांव है मंडोर में, 1931 में वहां से आंदोलन शुरू होता है। माली जाति के सारे किसान एक साथ आ जाते हैं, 50% की छूट का निवेदन करते हैं राज्य के अधिकारियों से, उनको प्रार्थना पत्र लिखते हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। तो बंदी आंदोलन शुरू कर देते हैं माली जाति के लोग। और बंदी आंदोलन का मतलब है आप राजस्व देना बंद कर दो, अगर नहीं करोगे बंद तो आपको जाति बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ठीक है, यह आंदोलन आंशिक रूप से सफल होगा।
और राजस्व दरें कम भी की जाती है और भिगोड़ी पर भी बातचीत करना शुरू कर देता है राजा। लेकिन 26 जनवरी 1930 में धर्मस्तूप वाली घटना होती है, जिसमें स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़ जो है तिरंगा शिखर धर्मस्तूप पर शिखर पर लगा देते हैं। ठीक है, मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो सम्मेलन होगा, पहला सम्मेलन होगा 1931 में पुष्कर में, और चांदकरण शारदा उसके अध्यक्ष होंगे। इनके मुद्दे यही थे कि इन तीनों को, व्यास जी और अनमल सुराना, भंवरलाल सर्राफ को जो जेल में डाल रखा था उसको जेल से वापस करो, बेगार को समाप्त करो, किसान कल्याण समिति को जो है राज्य के अधीन जो है एक किसान कल्याण समिति गठन करो, फिर जागीरदार को जो है न्यायिक शक्तियां जो है वो देना बंद कर दो, भिगोड़ी को जो है भिगोड़ी पर बातचीत करो, उसमें जो बढ़े हुए राजस्व को कम करने का प्रयास करो और भू राजस्व में कमी लाओ। ये सब जो है राज्य के सामने मांगे रखी गई। फिर मारवाड़ लोक परिषद इसको कंट्रोल करती है और 1939 में जब भयानक अकाल पड़ जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो जाता है, तो आंदोलन जो है व्यास जी आंदोलन शुरू कर देंगे और व्यास जी ने एक पुस्तिकाएं प्रकाशित करवाई ताकि ज़्यादातर सामंतिक क्षेत्रों में जो है ये आंदोलन भड़क सके, और इसके लिए इन्होंने गैर कानूनी लागे इस नाम से जो है एक पुस्तिका प्रकाशित करवाई। तो ये जागीरों में भी फैल गया आंदोलन। 15 अप्रैल 1941 को एक जागीरदार सभा बनाई जाती है और ये जागीरदार सभा राजपूत सभा के साथ मिलकर जो है मारवाड़ लोक परिषद के विरुद्ध आंदोलन करना शुरू कर देंगी। जब आंदोलन करेंगे मारपीट होगी, जो यहाँ के जो लोकल किसान नेता वगैरह हुआ करते थे लोक परिषद के, तो उनके साथ प्रताड़नाएं की जाएगी, मारपीट की जाएगी, है ना। तो इस तरीके से जो है ये आंदोलन चलता है। राज्य जो है इसमें जो है मेन भूमिका अदा करता है, क्योंकि वो जागीरदारों की साइड भी ले लेता है, उनको खुली छूट दे के, ताकि किसानों के साथ मारपीट करने के लिए उनको खुली छूट दे देता है, और इधर जो है अपने किसान उनसे शांति समझौते के लिए भी तैयार रहता है। फिर मारवाड़ किसान सभा बनती है, ये भी सरकार समर्थित संस्था होती है, 1941 में बनती है। जोधपुर के पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे उस समय बलदेव राम मिर्धा, जाट नेता हुआ करते थे, ताकि जाट किसान जो है उनको एक तरफा समर्थन हासिल हो सके। तो इसके फर्स्ट अध्यक्ष बनाया जाता है मंगल सिंह कछुआ को, और इसका जो उद्देश्य होता है वो मारवाड़ लोक परिषद का विरोध करना होता है और लागबाग, बेगार और लटाई पद्धति के विरुद्ध कार्य करना होता है। तो ये दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं। फिर एक जाट कृषक सुधारक संघ बनता है 1938 में नागौर में। वो 1941 के जो जागीरदारी सभा के विरुद्ध जो काम होता है ना, वो काम करना शुरू कर देता है। जागीरदारी जो लोक परिषद के जो किसान नेता है उनको पीट रही थी, वो वाली संस्था के विरुद्ध काम करना शुरू कर देता है। फिर मांग करता है कि राजस्व, लागबाग और बेगार को बिल्कुल खत्म ही कर दिया जाए। तो 1942 में आप देखोगे कि इस क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में, जाट राजपूत संघर्ष के रूप में ये किसान आंदोलन चलता है। बाद के लेक्चर में अपन देखते हैं मारवाड़ लोक परिषद ने क्या कार्य किया था। किसान आंदोलन के अगले पार्ट में अपन देखते हैं कि मारवाड़ लोक परिषद जो है आंदोलन का नेतृत्व करती है और चंद्रावल की घटना किस तरीके से होती है 1942 में। तो मारवाड़ लोक परिषद का उद्देश्य होता है जोधपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। 8 फरवरी 1942 को जब लाडनू अधिवेशन होता है, वहां पर रणछोड़ दास गट्टानी के नेतृत्व में जागीर और किसानों के साथ जो है अत्याचारों पर चर्चा की जाती है। वहां पर किसान और परिषद के बीच में जो है साथ आने का आह्वान होता है और जागीरदार जो है उसका विरोध किया जाता है। तो उसी समय चंदावल की घटना होती है। चंदावल अपने पाली में पड़ता है, सोजत पाली के पास में पड़ता है, और 29 मार्च 1942 को यह घटना होती है जहां पर 25 लोग घायल, जहां पर गुंडे और पुलिस के माध्यम से पिटाई की जाती है राज्य द्वारा, और वहां पर एक हमला होता है और जहां पर 25 लोग घायल हो जाते हैं। 28 मार्च को ऐसी ही लगभग घटनाएं नीमाज में, गुंदोज में, रोडू में, धामली में सब जगह घटित होती है। और 10 मई 1942 को जब गांधी जी को इस बात का पता लगता है तो हरिजन में इसकी निंदा की जाती है। ये पूरा जो आंदोलन है वो जोधपुर केंद्रित था। इसके बाद देखते हैं अपन की मारवाड़ किसान सभा का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित होता है। 25 सितंबर 1942 को जोधपुर में आयोजित होता है। पंजाब के बड़े किसान नेता थे छोटूराम चौधरी, वो आते हैं। जोधपुर महाराजा और उसके मंत्री भी वहां पर शामिल होते हैं। फिर चंदावल वाली घटना एक और होती है 1945 में, बट आपसे एग्जाम में जो पूछी जाती है वो पुरानी वाली 8 फरवरी वाली, जो 29 मार्च वाली जो घटना है वो पूछी जाती है एग्जाम में, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ये इस 1945 वाली घटना में क्या होता है, मारवाड़ लोक परिषद शांतिपूर्वक सम्मेलन कर रही थी, वहां पर फिर से एक बार आक्रमण होता है राज्य के द्वारा और वहां पर काफी लोग घायल हो जाते हैं। फिर 13 मार्च 1947 की जो घटना होती है मारवाड़ लोक परिषद और किसान सभा की जब संयुक्त बैठक होती है डाबड़ा में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, डाबड़ा डीडवाना में। वहां पर भी जो है राज्य जो है वो अटैक करवाता है और 12 लोग, वहां पर 12 लोगों की मृत्यु हो जाती है। वहां के जो भी नेता हुआ करते थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनका सामूहिक अपमान किया जाता है। उस समय जो मौलासर के सेठ हुआ करते थे डूंगर जी, उन्होंने जो है जोधपुर राज्य में हस्तक्षेप किया और उन जो नेताओं को बंदित करवाया गया था तो उनको छुड़वाया था।
कौन? मोलासर सेठ डूंगर जी। ठीक है। फिर 28 फरवरी 1949 में वीपी मेनन जो है वो मध्यस्थता करेंगे और महाराजा और किसानों के बीच में समझौता करवा देंगे। 6 मार्च 1949 को मारवाड़ टेनेंसी एक्ट आई जाएगा जोधपुर में, अपने राजस्थान में आ जाएगा और विलय के बाद आएगा ये लगभग। ठीक है। और फिर अपन देखते हैं किसानों पर जो है जोतों को जो है खातेदारी में शामिल कर लेते हैं और ये आंदोलन पूर्णतः समाप्त हो जाता है। ये था अपना मारवाड़ वाला। अब बीकानेर में देखते हैं तो बीकानेर में जो है लगभग 68.7% सामंती व्यवस्था है, 31.3% राज्य की भूमि है। ठीक है। इसमें देखते हैं सबसे पहले गंगनहर वाला आंदोलन होता है। 1925 में गंगनहर का उद्घाटन होता है। 1927 में इसमें जल पहुंचता है और ये सतलुज नदी पर बनाया गया था। तो बाह्य लोगों का प्रवेश हो जाता है यहाँ पर, पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र से काफी किसान जो है इस क्षेत्र में बसने लगते हैं क्योंकि यहाँ पानी की काफी उपलब्धता हो जाती है अच्छे से, तो यहाँ पर इसके विरोध में आंदोलन होता है। 1929 में एक जमींदार एसोसिएशन बनता है जो दरबारा सिंह के नेतृत्व में बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो जमींदार एसोसिएशन जब बनता है उसका हेडक्वार्टर गंगानगर में बनाया जाता है और इसकी विभिन्न शाखाएं करणपुर, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर सब जगह जो है एस्टेब्लिश की जाती है। वो शांतिपूर्वक संवैधानिक सहयोग की नीति पर आधारित होता है। मांग पत्रों और प्रार्थना पत्रों द्वारा ये निवेदन करता है, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी जाती है। फिर जागीर क्षेत्र में भी आंदोलन भड़कता है बीकानेर क्षेत्र में और 37 प्रकार की लाग बाग ली जाती है, बेगार ली जाती है। तो 1937 में उद्रासर वाला आंदोलन हो जाता है। जीवन चौधरी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन होता है, शांतिपूर्वक आंदोलन होता है, पर यह दबा दिया जाता है। ठीक है। फिर महाजन ठिकाने का आंदोलन होता है। ये महाजन जो ठिकाना होता है बीकानेर में फर्स्ट श्रेणी का ठिकाना होता है। दीवान को शिकायत की जाती है कि भू राजस्व और चराई दरें जो है खालसा के समान ही हो। तो जमींदारों से भी प्रार्थना की, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं होती है। और भादरा तहसील में जगन्नाथ जोशी जो कामदार हुआ करते थे, भू राजस्व, लागबाग और भूंगा बोलते हैं अपन चराईगर को, वो जबरदस्ती कामदार नियुक्त कर देते हैं जगन्नाथ जोशी को और ये सब जो है चीजें उनसे वसूली जाती है किसानों से। और किसानों द्वारा जब मना कराया जाता है तो बीकानेर राजा खुद हस्तक्षेप करते हैं और जो दरें हैं इसकी अपने टैक्स की वो दरें कम की जाती है। और दिसंबर 1942 में ये आंदोलन एक तरीके से आप देख सकते हैं महाजन ठिकाने वाला आंदोलन थोड़ा सा सफल, आप इसको आंशिक सफल कह सकते हैं, है ना। फिर अपन देखते हैं कि दूध व खारा वाला किसान आंदोलन होता है चूरू में। 1944 में जागीरदार होता है, वो बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर जो है किसानों को बेदखल कर देता है जमीन से। इसकी शिकायत जब महाराणा को पहुंचती है तो बीकानेर राज्य महाराणा को पहुंचती है, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं महाराणा। फिर बीकानेर राज्य प्रजा परिषद इसको नेतृत्व देते हैं। हनुमान सिंह एक बड़े नेता हुआ करते थे, वो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद को नेतृत्व देते हैं। तो रायसिंह नगर वाली घटना हो जाती है 1 जुलाई 1946 को। तो प्रजा परिषद जो है जुलूस निकालती है, तो उस पर सैन्य कार्रवाई की जाती है बीकानेर राज्य की तरफ से। इसी में जो है 6 जुलाई 1946 को बीरबल की मौत हो जाती है। 6 जुलाई वाली तारीख इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है बीरबल दिवस मनाया जाता है और इसी को किसान दिवस भी बोलते हैं, प्रजा परिषद द्वारा मनाया जाता है बीकानेर में। ठीक है। एक कांगड़ा कांड भी होता है 1946 में, जहां जमींदारों के विरुद्ध जो है स्वस्फूर्त आंदोलन, किसान आंदोलन चलता है। और 1946 में जो है खरीफ फसलें नष्ट होने पर, अकाल की वजह से जब खरीफ फसलें नष्ट हो जाती है तो कांगड़ में 35 किसान जो है महाराजा को जो है याचिका लगाते हैं और जमींदार द्वारा लूटपाट की जाती है। उनके जो पुरुष है और उनकी जो महिलाएं हैं, बच्चों को, उनको सबको अमानुषिक यातनाएं देते हुए कैद कर लेते हैं। इस वजह से जो है कांगड़ कांड वाली घटना की भी पूरे भारत में आलोचना की जाती है। ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान संघ में विलय होगा तब जाके किसानों की सारी समस्याएं दूर होगी। इसी तरीके से ये दोनों आंदोलन अपने चलेंगे और ये बीकानेर वाला किसान आंदोलन भी अपना इतना ही एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। धन्यवाद। मार्च 1949 को जब राजस्थान संघ में विलय हो जाएगा बीकानेर का, उसके बाद जो है यहाँ पर शांति की स्थापना की जाएगी। तो एक बार फटाफट से देखिए, मारवाड़ लोक परिषद और चंद्रावली की घटना का उद्देश्य, मारवाड़ लोक परिषद का उद्देश्य ये रहता है कि जोधपुर में अपन उत्तरदायी सरकार की स्थापना करें। इस हेतु जो है ये लाड़नू में अधिवेशन करते हैं। वहां पर जागीरों के जो भी किसान, जागीरों में जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहे थे उन पर चर्चाएं की जाती है। रणछोड़ दास गट्टानी इसके अध्यक्ष बनते हैं। किसान और परिषद एक साथ एक मंच पर आ जाती है। तो जागीरदारों को जो है ये बात आंखों में चुभने लगती है और चंदावल की घटना हो जाती है 29 मार्च 1942 को। उसमें जो है पुलिस और गुंडों के माध्यम से जो है इन किसानों पर कार्रवाई की जाती है, प्लस मारवाड़ लोक परिषद के लोगों पर कार्रवाई होती है और उन पर हमला बोल दिया जाता है। 25 जो लोग हैं वो घायल हो जाते हैं। और 28 मार्च को जो है, इससे पहले एक दिन पहले भी ये घटना होती है नीमाज में, गुंदोज में, रोडू में, धामली में। लेकिन फेमस कौन सा होता है? चंदावल वाली घटना फेमस हो जाती है। ठीक है। उसके बाद जो है 10 मई 1942 को गांधी जी अपने न्यूज़पेपर हरिजन में इसकी आलोचना करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है मारवाड़ लोक परिषद को समझ में आ जाता है कि जैसे आप जागीरों में एंट्री करते हो तो आप पर आक्रमण शुरू हो जाते हैं। इस वजह से जोधपुर केंद्रित आंदोलन करने लग गए।
फिर उसके बाद मारवाड़ किसान सभा का अखिल भारतीय सम्मेलन होता है 1942 में। छोटू राम चौधरी आते हैं, तो इसके चक्कर में महाराजा को बुलाया जाता है, महाराजा जोधपुर के, और मंत्री भी वहां पे शामिल होंगे। किसानों की जो मूल समस्या है उन पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिर चंदावल और डाबरा कांड हो जाते हैं। 45 में चंदावल की एक और घटना होती है जिसमें मारवाड़ लोक परिषद शांतिपूर्वक आंदोलन कर रही थी, ये इसी की तरह, और वहां पर भी जो है आक्रमण करने के बाद बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं और सोजत पाली में ये चंदावल पड़ता है। 13 मार्च 1947 में जो है डाबड़ा में एक कांड होता है, जो मारवाड़ लोक परिषद और किसान सभा दोनों का आंदोलन चल रहा होता है। उस डाबड़ा कांड में जब जागीरदार अटैक करता है तो 12 लोगों की मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं, नेताओं को बंदी बना लिया जाता है और उनका सामूहिक अपमान किया जाता है। उसी दौरान क्या होता है, वहां के मौलासर के एक सेठ जी होते थे, डूंगर जी, उनने अपने हस्तक्षेप से इन जो नेता हैं उनको छुड़ाया जाता है। उसके बाद 1948 में वीपी मेनन जो अपने स्टेट सेक्रेटरी हुआ करते थे इंडियन यूनियन के, वो जो है उनकी मध्यस्थता में महाराजा और किसानों के बीच में एक अपना समझौता हो जाता है। और 6 फरवरी 1949 में जो है विलय के बाद मारवाड़ टेनेंसी एक्ट आता है और मारवाड़ टेनेंसी एक्ट में किसानों को जो उनकी किसानों की जोते हुआ करते थे उनका जो है खातेदारी अधिकार इनको किसानों को खुद को दे दिया जाता है। उसके बाद बीकानेर क्षेत्र में किसान आंदोलन देखेंगे तो 68% जमीन सामंती होती थी और 31% राज्य की होती थी। गंगा नहर आंदोलन 1925 में जब गंगा सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया था और 1927 में जब पानी पहुंचने लगा था तो सतलज नदी पर ये गंगा नहर बनाई जाती है। बाहरी लोग जो है पंजाब वाले क्षेत्र से वो अपने गंगानगर वाले क्षेत्र में आके बसना शुरू कर देते हैं क्योंकि नहर आ गई है वहां पे। फिर 1929 में एक जमींदार एसोसिएशन की स्थापना होती है, दरबार सिंह के नेतृत्व में यह की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लेना। जो हेडक्वार्टर इसका गंगानगर में बनाया जाता है, इसकी विभिन्न शाखाएं कर्णपुरा, अनूपगढ़, रायसिंह नगर और पदमपुरा में बनाई जाती है। शांतिपूर्वक संवैधानिक सहयोग की इनकी नीति हुआ करती थी। मांग पत्र और प्रार्थना पत्रों के द्वारा जो है निवेदन करना इनका मुख्य आदर्श हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जागीर क्षेत्रों में आंदोलन होते हैं। 37 प्रकार की लाग बाग और बेगार ली जा रही है। 1937 में उद्रासर नाम का स्थान होता है, वहां पर एक आंदोलन शुरू किया जाता है। इस व्यक्ति का, इस लीडर का नाम आप कंठस्थ कर लेना, जीवन चौधरी। जीवन चौधरी द्वारा ये आंदोलन शुरू किया जाता है। अहिंसक आंदोलन होता है, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन किया जाता है। इसके बाद महाजन ठिकाने पर आंदोलन शुरू हो जाता है, ये भी 1942 का ही है। और 1942 में प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था महाजन। वहां पर जो है वहां के किसानों ने उनके दीवान को शिकायत करी, बीकानेर राज्य के दीवान को, कि भू राजस्व और चराई की दरें जो है खालसा के समान करो। लेकिन जमींदार दीवान ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो जमींदारों से प्रार्थना की गई। जमींदारों ने जब कोई ध्यान नहीं दिया तो और उसके विपरीत इन्होंने ये किया राजा ने कि भादरा तहसीलदार जगन्नाथ जोशी को वहां पर कामदार नियुक्त कर दिया। वो जब भू राजस्व वसूलेगा तो किसानों द्वारा मना कर दिया जाएगा कि हम नहीं देंगे, और हम नहीं देंगे तो बीकानेर राजा फिर हस्तक्षेप करेंगे और बीकानेर राजा हस्तक्षेप करके वहां जो किसानों की जो दरें ली जा रही है उनको घटा देंगे। और जब उनको घटा दिया जाएगा तो ये आंदोलन सफल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूधवा खारा किसान आंदोलन हो रहा है, चूरू में हो रहा है। अपने 1944 के जागीरदार हुआ करते थे वहां पे, तो कुछ किसानों द्वारा जब बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उनको अपनी जो जमीनें हैं उनसे बेदखल कर देता है जागीरदार। फिर वो अपनी शिकायतें लेके महाराजा जी के पास पहुंचते हैं। बीकानेर राज्य परिषद जब उनका सहयोग करती है, बीकानेर राज्य परिषद हनुमान सिंह जी के नेतृत्व में बनाई गई संस्था है, और हनुमान सिंह जी जो है उनका सहयोग करने के लिए जब आते हैं तो रायसिंह नगर की घटना होती है। 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद अपना जुलूस निकाल देती है। ठीक है, तो उस पर सैन्य कार्रवाई कर दी जाती है। सैन्य कार्रवाई में बीरबल की मौत हो जाती है। बीरबल की मौत का जो दिवस है, ये जिसको बीरबल दिवस कहते हैं, वो 6 जुलाई 1946 को मनाया जाता है। प्रजा परिषद मनाती है, बीकानेर क्षेत्र में मनाती है, बीकानेर मनाती है। ठीक है, इसी को किसान दिवस भी बोलते हैं। फिर अपन कांगड़ा कांड देखेंगे तो कांगड़ा कांड अपने 1946 में होता है, जागीरदारों के विरुद्ध होता है, स्वस्फूर्त आंदोलन है। फिर 1946 में इनकी खरीफ की फसलें नष्ट हो जाती है अकाल पड़ने की वजह से। तो कांगड़ा में 35 किसान जो है महाराजा को याचिका देने जा रहे होते हैं, तो उनको बीच में पकड़ के लूटपाट कर दी जाती है। उनकी औरतों और बच्चों को जो है अपने गढ़ में ले जाता है यहाँ का जमींदार जागीरदार, और मानसिक यातना दे दी जाती है। इसी को कांगड़ा कांड कहते हैं। ठीक है, 30 मार्च 1949 की तिथि इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि राजस्थान संघ में विलय हो जाता है बीकानेर का, और उसके बाद यहाँ पर जो है किसानों को जो है शांति मिल जाती है। ठीक है, वापस अपना इंडियन स्टेट के कंट्रोल में आ जाता है सब कुछ, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। फिर ये था अपना बीकानेर वाला क्षेत्र का किसान आंदोलन। सेवा समिति आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक बार फटाफट से रिवीजन करा देता हूँ। 1918 में प्राकृतिक आपदाओं और गरीबों की मदद के लिए चिरवा सेवा समिति की स्थापना करी जाती है। सामंती व्यवस्था के विरुद्ध जागृति पैदा करने लग जाते हैं। खेतड़ी के राजा ने इनके कार्यकर्ता और नेताओं को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, तो उसको छुड़वाता है कौन? मारवाड़ी व्यापारिक संघ कलकत्ता वाला। ठीक है, सीकर में किसान आंदोलन 1922 से शुरू हो जाता है। 1922 में अकाल पड़ता है। सामंत जो है कल्याण सिंह जी हुआ करते थे, वो 25% का टैक्सेशन का जो है वो वृद्धि कर देते हैं और कठोरता से वसूलते हैं।
वेब जो है खुदी गांव और कूदन गांव में नरसंहार करता है। तरुण राजस्थान में इस बात का जिक्र रामनारायण चौधरी करते हैं। डेली हेराल्ड इंग्लैंड वाले जो न्यूज़पेपर है उसमें किसानों के पक्ष में माहौल बनना शुरू हो जाता है। 1925 में हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि वहां की लोकसभा में जो है पैट्रिक लॉरेंस जो है इस पर प्रश्न पूछते हैं। और फिर अखिल भारतीय जाट महासभा द्वारा 1931 में राजस्थान जाट सभा क्षेत्रीय सभा का गठन किया जाता है और सामंती अत्याचारों के विरुद्ध ये संस्था बनाई जाती है। कुदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 को हो जाता है। लगान नहीं देती है दापी देवी तो पुलिस गोलियां मार देती है। चेतराम, टीकूराम, तुलसाराम, आसाराम मारे जाते हैं। 175 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ब्रिटिश संसद में इस पर डिबेट होती है बाद में। ठीक है, प्रमुख नेता का नाम याद रख देना, हरलाल सिंह खर्रा, नेतराम, हरू सिंह, गौर सिंह और अपने पन्ने सिंह, ईश्वर सिंह और लेखराम, ये नाम याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर पलथाना में प्रजापति महायज्ञ कराया जाता है। देशराज जो अपने भरतपुर के जाट नेता हुआ करते थे वो पलथाना में आते हैं। 1934 में महायज्ञ करवाया जाता है पंडित खेमराज शर्मा की देखरेख में। कुंवर हुक्म सिंह जी हाथी पर जुलूस निकालना चाहते थे लेकिन वहां के राव राजा, ठिकाने के राव राजा द्वारा हाथी देने से मना कर दिया जाता है। ठिकानों की नीतियों की आलोचना करी जाती है जाट इसमें महायज्ञ में। और उन्होंने जो है जब आलोचना करी जाती है तो जाट सभा के सचिव हुआ करते थे उस समय चंद्रभान, उनको गिरफ्तारी का वारंट जारी करता है ठिकानेदार और उनको 6 सप्ताह की जेल और 51 रुपए जुर्माना कर दिया जाता है। फरवरी 1934 में जो है 200 जाट किसान प्रतिनिधि जयपुर महाराजा के पास जाते हैं और सर छोटू राम चौधरी द्वारा तार बेचकर शिकायत कराई जाती है। और जब तार बेचकर किसानों के समर्थन में बोला जाता है छोटू राम चौधरी द्वारा तो महाराजा पर प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने के बाद ठीक के सिक्कर ठिकाने को कहलवा दिया जाता है कि आप जो है हाथी दे दो। तो सजा सुनाकर हाथी को भेजा जाता है और उसके बाद जो है ये अपना जुलूस निकालते हैं किसान। और ये भी एक तरीके से ये प्रजापति महायज्ञ का जो आंदोलन है ये एक तरीके से सफल हुआ उस समय। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं अपने झुंझुनू में भी कुछ किसान आंदोलन इस पे एक तरीके से शुरू हो जाता है क्योंकि झुंझुनू जाट पंचायत की स्थापना होती है। 1925 में अखिल भारतीय जाट सम्मेलन होता है झुंझुनू में। उसके मुख्य अतिथि अपने मदन मोहन मालवीय जी होते हैं। और 1932 में झुंझुनू जाट पंचायत का पहला अधिवेशन होता है जिसमें किसान और नेताओं के पास हथियार रखने का प्रावधान होता है। और 1938 तक लगभग सारे किसानों के पास और अपने नेता होते थे वहां पे, उनके सबके पास जो है हथियार आ जाते हैं। तो हथियार बहुत कॉमन हो जाते हैं उस समय। फिर 1938 में एक झुंझुनू वृहत महिला सम्मेलन होता है, उसमें जमनालाल बजाज जी को जयपुर पर ही जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है जयपुर सीमा पे। तो वहां पर जो है किसानों द्वारा प्रदर्शन शुरू हो जाता है। सरदार हरदयाल सिंह जी अपनी गिरफ्तारी दे देंगे, उनके साथ साथ बहुत सारे किसान भी गिरफ्तारी दे देंगे। जयपुर नरेश मान सिंह जी वहां पे दौरा करेंगे, उसके बाद किसान आंदोलन थोड़ा ठंडा पड़ता है। उसके बाद चिड़ावा भी किसान आंदोलन होता है। 1922 में अमर सेवा समिति नाम का एक संगठन हुआ करता था। वो मास्टर प्यारे लाल जो है, जिनको अपन चिड़ावा गांधी भी कहते हैं, उनके नेतृत्व में बनाया गया था। तो खेतरी नरेश अमर सिंह जी ने इनको पकड़ के और इनके 7 साथियों को पकड़कर जो है अब इनको बांध कर घोड़े के पीछे बांध कर घसीटा जाता है। इनको आतताई एक तरीके से अत्याचार किया जाता है और पूरे देश में जो है जब ये बात फैल जाती है तो चांदकरण सारदा, बजाज जी, बिरला जी, डालमिया जी सब लोग जो है इनका विरोध करते हैं और इस तरीके से खेतरी महाराजा पर प्रेशर बनाया जाता है। उनके बाद इन्होंने खेतरी महाराजा इन कैदियों को छोड़ देता है। तो ये भी एक तरीके से प्रसिद्ध किसान आंदोलन है। इसके बाद कटराथल में किसान आंदोलन हुआ। हरलाल सिंह, उनकी पत्नी किशोरी देवी, वो जो है किसान पंचायत का गठन करते हैं। पंडित तारकेश्वर शर्मा, चौधरी घासीराम चौधरी, नेतराम जैसे बहुत सारे नेता उसमें शामिल होते हैं। 1934 में एक महिला सम्मेलन, फर्स्ट महिला सम्मेलन होता है कटराथल में और उसमें जो है सियोट के ठाकुर मान सिंह का महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का मेन इश्यू रहता है और उसमें वो मांग पत्र जारी कर देते हैं। 10,000 महिलाओं के साइन होते हैं तो सब लोग जो है मांग पत्र पर साइन करने के लिए सफल रहते हैं। फिर जयसिंहपुर हत्याकांड भी हो जाता है 21 जून 1934 को। ढूंढलोट के ठाकुर के भाई रहता है ईश्वर सिंह और उनके साथी जो है वो ढूंढलोट में अपने खेत जोतते हुए किसानों पर जो है गोलियां चला देते हैं और उसमें बहुत सारे किसान शहीद हो जाते हैं। इसको बोलते हैं जयसिंहपुर हत्याकांड। तो जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया जाता है 21 जून 1934 को। ईश्वरी सिंह और उनके साथियों को जेल में डाल दिया जाता है बाद में। तो ये था अपना शेखावटी वाला किसान आंदोलन। अब अपना सिर्फ कौन सा आंदोलन बच गए, 2 आंदोलन बच गए, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएंगे। और ये था अपना आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अपन नए किसान आंदोलन के साथ आएंगे, वो अंतिम लेक्चर होगा किसान आंदोलन का। और उसके बाद जो है अपना प्रजामंडल है इस बार, क्योंकि किसान आंदोलन में हमने डीप में पढ़ लिया तो प्रजामंडल में थोड़ा सा अपने को कम पढ़ना पड़ेगा। तो प्रजामंडल में अपन देखते हैं 2-3 लेक्चर में प्रजामंडल कर लेंगे कंप्लीट और फिर 1 लेक्चर में अपन एकीकरण कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके 4 लेक्चर में अपन पूरा राजस्थान कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर अपना इंडियन हिस्ट्री चालू कर देंगे अपन, है ना। ठीक है, तो ये था अपना लेक्चर और नेक्स्ट में जल्दी ही मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और अपने वीडियोस रेगुलर देखते रहिए रेगुलर। ठीक है, धन्यवाद। एक इवेंट हुआ था अलवर के पुरजन बिहार में। ठीक है,
तो आप फटाफट से इसको मैं समअप कर देता हूँ क्विक रिवीजन के माध्यम से। तो बूंदी किसान आंदोलन का मुख्य कारण जो है लाग बाग, बेकार, भ्रष्ट प्रशासन और बिजोलिया और राजस्थान सेवा संघ के प्रभाव की वजह से आंदोलन ज्यादा पनपा। इसमें जो है बरड़ किसान आंदोलन जो है 1922 से लेकर 25 तक चलता है। उसमें जो ये आप याद रख लेना, क्योंकि राजस्थान सेवा संघ और बिजोलिया किसान पंचायत दोनों जुड़े हुए हैं इससे, तो उनकी प्रेरणा से बरड़ में चालू हो जाता है। और 29 मई को यहाँ पर जो है इनका पहला काम होता है कि इनकी जो किसान पंचायतें हैं ना, वो हर जगह आप सभाएं का आयोजित कराएगी। तो किसान पंचायतों ने लंबा खेहा, निमाणा, डाबी, गराड़ा इन सब में जो है अपना सभाएं करनी शुरू कर दी। उसके बाद जो है गिरफ्तार कर लिया गया कुछ किसको, भंवरलाल स्वर्णकार, जिसको प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, अपने बिजोलिया में जो है कविताएं लिखकर लोगों को प्रेरणा दे रहे थे किसानों को, उनको जो है यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके समर्थन में राजस्थान सेवा संघ द्वारा या और प्रतीक जी जो है इनके समर्थन में आ जाते हैं और किसान पंचायत का गठन कर देते हैं बिजोलिया की तर्ज पर। कहां पर? अपने बूंदी में। ठीक है, तो उसके बाद जो है अपने सभाएं होती है और उसमें निर्णय लिया जाता है कि राज्य कानूनों की अवहेलना करो आप सब लोग, बूंदी के राजा द्वारा जो भी कानून है उनको मत मानो, और जो भी कर्मचारी है ना बूंदी के, वो अगर आपसे कोई खाद्य सामग्री मांगे तो बिल्कुल भी मत दो। ठीक है, तो उनको पैसा देना तो भी मत दो। तो इस तरीके की जो है वो सभाओं में निर्णय लिया गया। 14 नवंबर 1922 को नैनूराम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और इसकी वजह से आंदोलन और ज्यादा तीव्र हो गया। उसके बाद 2 अप्रैल 1923 को डाबी में किसान सभा थी और डाबी में किसान सभा में इकराम हुसैन नाम के पुलिस अधीक्षक द्वारा नानक बील और देवलाल गुजर को जो है हत्या कर दी जाती है। नानक बील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नाम का गीत लिखा। नैनूराम शर्मा बूंदी के अधिकारियों को पत्र लिखते हैं शांति के लिए, लेकिन नहीं मानते और राजस्थान सेवा संघ में जब फूट पड़ जाती है 1927 में, तो इस वजह से जो है ये बरड़ किसान आंदोलन पूरी तरह से विफल रहेगा। इसमें जो है आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद जो है गुर्जर आंदोलन भी शुरू हो जाते हैं 1936 से 45 में। इसका भी कारण यह है कि कष्टदायी कर है, गुर्जर एक पशुपालक कौम है, मतलब पशुपालक कम्युनिटी है, तो इस वजह से पशु गणना जो है इनके लिए जो है सरदर्द बन गई थी राज्य द्वारा जो जारी की गई थी। और राज्य अपनी कृषि का विस्तार करना चाहता है तो चरागाह भूमि में ही तो सही तो वो कृषि करी जाएगी। इस वजह से भी जो है ये गुर्जर नाराज थे। प्लस इनके सामाजिक मुद्दों पर भी ये लोग जो है बहुत ज्यादा कार्रवाई कर रहे हैं, मृत्यु भोज को खत्म कर रहे हैं। इस वजह से 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली से ये आंदोलन शुरू होता है। मीणा, गुर्जर और अन्य पशुपालक कम्युनिटी जो है इनके साथ जुड़ जाती है। 7 नवंबर 1936 को एक आयोग बनाया जाता है बूंदी दीवान द्वारा और उसमें बूंदी के न्याय मंत्री, राजस्व मंत्री और गृह विभाग जो है सब जो है शामिल होते हैं और ये यहाँ के जो चरवाहे हैं या गुर्जर समाज है उनकी जो भी शिकायतें उनकी जांच करनी शुरू कर देते हैं। फिर 1939 में जब इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 1939 में लाखेरी से पुनः आंदोलन शुरू हो जाते हैं। और फिर जो इनके जो प्रमुख नेता है उनका नाम याद रखे ना, भंवरलाल जमादार, गोवर्धन चौकीदार, रामनिवास तांबोली। 1942 में जो है लाखेरी में भी जब सफलता नहीं मिलती है तो 1942 में वापस हिंडोली से आंदोलन शुरू होता है और लेकिन बाद में 1945 तक ये शांत हो जाता है। ठीक है, तो ये गुर्जर जो नेता है उनकी ज्यादातर बातें मान ली जाती है इसलिए शांत हो जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं भरतपुर में 95% खालसा भूमि है इसलिए वहां पर लंबरदार पटेल है, किसानों का शोषण भी कम हुआ है इसलिए आप देखोगे कोई ऐसा बड़ा आंदोलन भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 1931 में नया भू राजस्व बंदोबस्त आया। तो जब भू राजस्व बंदोबस्त नया आया तो राजस्व बढ़कर आया तो वहां के पटेल और लांबदार जो है उसका विरोध करते हैं और उसके विरोध के में जो है प्रार्थना पत्र, मांग पत्र दी जाती है पहले भरतपुर राज्य को। जब नहीं मानते हैं तो 23 नवंबर को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में भरतपुर में 500 किसान आंदोलन कर देते हैं, लेकिन भोजी लंबरदार की गिरफ्तारी की वजह से यह आंदोलन खत्म हो जाता है, स्थगित हो जाता है। उसके बाद मेव किसान आंदोलन देखते हैं। मेव में जो है मोहम्मद हादी 1932 में एक बहुत फेमस संस्थान बनाते हैं, उनका नाम याद रखना, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, अंजुमन खादिल उल इस्लाम। इस संस्था में जो है ये सांप्रदायिक तरीके की संस्था थी और ये मुस्लिम जनता को जागरूक करने के लिए ये संस्था बनाई गई थी। चौधरी यासिन मलिक के कहने पर, यासिन खान के कहने पर जो है खरीफ फसल का लगान जो है बंद कर दिया जाता है किसानों द्वारा और भरतपुर काउंसिल में जो है बिलग्रामी जी की नियुक्ति के बाद जो है यह आंदोलन और ज्यादा तीव्र हो जाता है। जबरदस्ती जब तीव्र हो जाता है तो यहाँ के जो राजा हैं वो जबरदस्ती जो है इनसे राजस्व वसूलते हैं और जब जबरदस्ती राजस्व वसूला जाता है तो 1934 में एक मेव संकट समिति बनाई जाती है बिलग्रामी जी के नेतृत्व में और वो मेवों की सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के निराकरण के लिए बनाई गई थी। और बाद में जब इनके प्रोविजंस आते हैं तो उनको प्रोविजन को भी भरतपुर राज्य लागू कर देता है। इस वजह से जो है ये पूरा आंदोलन ठंडा हो जाता है। फिर अलवर वाले क्षेत्र में भी किसान आंदोलन हुए, कारण उसका जंगली सुअर हुआ करता था। 1921 में आंदोलन किया तो सरकार राजी हो गई कि वैलिड मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो इस वजह से सरकार ने जंगली सुअर को मारने के लिए जो है किसानों को आदेश दे दिए कि कोई दिक्कत नहीं, आप मार सकते हैं। 1923-24 में बाद में अलवर महाराजा थे जयसिंह जी, वो लगान बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो जब लगान बढ़ जाएगी तो किसान आंदोलन वापस शुरू हो जाएंगे। तो नीमू जाना में जो है 14 मई 1925 को एक हत्याकांड होता है
उसके कमांडर हुआ करते थे छज्जू सिंह। छज्जू सिंह द्वारा निर्मम मशीन गनों द्वारा फायरिंग की जाती है और बहुत सारे किसान मारे जाते हैं रियासत में। और गांधी जी की यंग इंडिया में इसको जलियांवाला बाग बताया जाता है। यंग इंडिया में तो जलियांवाला बाग से भी विभत्स बताया गया है इसको। और इस जो कृत्य हैं छज्जू सिंह के कृत्य, उसको डोहरी दायरशाही कहा जाता है ना। तो लगान पर अलवर राज्य बाद में राजी हो जाता है, और जब लगान पर अलवर राज्य राजी हो गया तो फिर ये आंदोलन खत्म हो जाता है। इसमें दो नाम याद रखना, सीता देवी का जो नीमूचाना में महिलाओं का नेतृत्व करती है, रघुनाथ सिंह जी की पुत्री है, और अलवर के पुरजन विहार में तिरंगा गाड़ा जाता है। और उसमें जो है जागीरदार का पुत्र हुआ करता था तेज सिंह, उसकी राजगद्दी समारोह के विरोध में तिरंगा लगाया जाता है। उसमें जो है उन पर लाठियां और गोलियां चला दी जाती है और वो युवक को जो है ये आंदोलन भी विफल कर दिया जाता है। इस तरीके से ये अपने राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन थे। मुझे लगता है कि किसान आंदोलन में इससे ज्यादा प्रश्न बाहर आपके कहीं नहीं जाएंगे, तो मोर देन सफिशिएंट है। इसका एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जयपुर राजस्थान के प्रजामंडल में देखते हैं तो सबसे पहला इनका उद्देश्य होता है उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इसमें जो है बहुत सारे 1931 में जयपुर और बूंदी में प्रजामंडल की स्थापना करी जाती है, 34 में मारवाड़ हाड़ौती में, 36 में बीकानेर धौलपुर में, 38 में मेवाड़ शाहपुरा अलवर भरतपुर करौली में, कोटा में कोटा किशनगढ़ सिरोही की 39 में की जाती है, 42 में कुशलगढ़, 43 में बांसवाड़ा, 44 में डूंगरपुर, 45 में जैसलमेर और प्रतापगढ़ और 46 में झालावाड़। क्योंकि आज अपन यहां से शुरू कर रहे हैं तो 1931 में जयपुर और बूंदी का अध्ययन करेंगे। जयपुर में जो है 1931 में इस प्रजामंडल की स्थापना करी, संस्थापक जो है कपूरचंद पाटनी को बनाया गया। इसका जो है एक ही काम याद रख लेना, मोतीलाल तेजावत दिवस मनाएंगे। जब राजस्थान में विभिन्न रियासतों द्वारा ये विभिन्न संगठनों द्वारा ये दिवस मनाया जा रहा था, जयपुर प्रजामंडल भी 5 अप्रैल 1931 में मोतीलाल तेजावत दिवस मनाएगा। इसके बाद इसका पुनर्गठन किया गया 1936 में। जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री इसका पुनर्गठन करने में महत्वपूर्ण रोल थे। उसमें जो है अध्यक्ष किसको बनाया गया? चिरंजीव लाल मिश्र को बनाया गया। फिर पहला अधिवेशन होता है 8 मई 1938 को, और जो है नथवल के कटले पर होता है। इसका अध्यक्ष जमनालाल बजाज को बनाया जाता है। 10 मई को कस्तूरबा गांधी द्वारा के नेतृत्व में वहां की महिलाओं को संबोधन किया जाता है। बहुत सारी महिलाएं इस संगठन से जुड़ती है। सबसे प्रमुख 2 रमाएं हैं, एक रमा देवी पांडे, रमा जोशी। फिर 2 सू है, सू से याद रख लेना, सुमित्रा और सुशीला। 2 शारदा देवी, शारदा और विद्या देवी, दोनों सरस्वती के नाम है। इंदिरा और दुर्गावती, ये नाम आप याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद जो है शेखावटी किसान सभा जो है वो भी इसी पहले अधिवेशन में इससे इनके साथ जुड़ जाता है, जिनमें प्रमुख नेताओं के नाम भी याद रखना, सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, तड़केश्वर प्रसाद शर्मा, लादूराम जोशी, जो बाद में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी बनते हैं। फिर 1939 में एक अधिवेशन होता है, तो जयपुर रियासत जो है प्रजामंडल पर रोक लगा देती है। इतनी सारी एक्टिविटियां जो होगी उनके पहले अधिवेशन में, इसलिए जयपुर रियासत जो है जो रोक लगाएगी। व्यास जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बजाज जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा इसी समय, और सत्याग्रह महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आजाद मोर्चा जो है 1942 में जो है बनाया जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के वजह से आजाद मोर्चा बनेगा। और इस समय जो है जयपुर प्रजामंडल में 2 घटनाएं एक साथ पैरेलल घटित हो रही है। एक तो भद्रपुरुष समझौता होगा, दूसरा आजाद मोर्चा होगा। गांधी जी को आह्वान किया कि देशी रियासतों के जितने भी जो प्रजा है वो अपना शासन त्याग दे। तो शासन कैसे त्यागेगी? आजाद मोर्चा के नेतृत्व में शासन त्यागेगी। तो आजाद मोर्चा वाले ने तो क्विट इंडिया मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया और जेंटलमैन समझौता, जो भद्रपुरुष समझौता था, उसका विरोध किया। इनके संस्थापक थे बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और गुलाबचंद कासलीवाल। ठीक है। जो इनका ऑफिस था वो गुलाबचंद जी कासलीवाल के ही था। भद्रपुरुष समझौता जो था, या जेंटलमैन्स एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, वो 17 सितंबर 1942 को होगा। इसमें यहाँ के जो दीवान हुआ करते मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री जो है इन दोनों के बीच में होगा। हीरालाल शास्त्री उस समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने जो है इनके बीच में क्या क्या प्रोविजंस थे कि जयपुर में आप उत्तरदायी शासन की स्थापना करोगे, राज्य जो है अंग्रेजों का साथ कभी नहीं देगा, ब्रिटिश विरोधियों को सुपुर्द नहीं करेगा, शांतिपूर्वक आंदोलन के बीच जयपुर वासियों को स्वतंत्रता दे दी गई। तो ये 3 जो प्रमुख प्रोविजन थे वो इनके हित में थे। किनके हित में? प्रजामंडल वालों के हित में। एक जो समझौता था, बस ये सिर्फ इसी बात पे मानने को तैयार नहीं थे कि जो है आप लोग है क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लोगे। ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि अपना भारत छोड़ो आंदोलन में भाग कौन नहीं लेगा? भद्रपुरुष समझौता को मानने वाले। आजाद मोर्चे वाले इसमें भाग लेंगे। ठीक है। 1945 में जब नेहरू जी जयपुर आएंगे तो वो आजाद मोर्चा और प्रजामंडल दोनों का विलय करा देंगे। ठीक है। फिर आप देखोगे जयपुर राज्य ने किस प्रकार से जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना में, क्योंकि यहाँ समझौता हो गया तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो 1942 में समझौता हुआ, उसी समय एक समिति का गठन किया गया। वो उत्तरदायी शासन के बारे में जो है उसने कुछ अपनी सलाह दी।
तो सलाह के आधार पर धारा सभा का निर्माण किया गया। 1945 में पहला चुनाव हुआ। धारा सभा जो है यहाँ की संसद थी। धारा सभा जो है दो भागों में बटी हुई थी, एक तो प्रतिनिधि सभा, एक विधानमंडल। प्रतिनिधि सभा की 125 सीटें थी, विधानमंडल की 51 सीटें थी। 25 में से 27 सीटें प्रजामंडल लेके आ गया, 51 में से 3 सीटें विधानमंडल लेके आ गया, विधानसभा में प्रजामंडल लेके आ गया। ठीक है, फिर जो है लगभग टोटल 30 सीटें रह गई इनकी। इस समय जो है एक ही गैर सरकारी मंत्री बनाया गया इस प्रजामंडल से, उनका नाम था देवी शंकर तिवारी। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लेना, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। पहले चुनाव में देवी शंकर तिवारी को बनाया गया है, पहले गैर सरकारी मंत्री। फिर उसके बाद 1948 से 30 मार्च 1949 तक भी जो है यहाँ पे सरकारें चलेगी प्रजामंडल के नेतृत्व में। और 29 मार्च को जो है इसका जयपुर राज्य का वृहद राजस्थान में जो विलय हो जाएगा, उसके बाद जो है प्रजामंडल की सरकारें जो है खत्म हो जाएगी। और ये जो है दीवान उस समय जो है वीटी कृष्णमाचार्य हुआ करते थे। मुख्य सचिव यानी कि जो मुख्यमंत्री थे उस समय जयपुर के, वो हीरालाल शास्त्री हुआ करते थे। फिर सचिव जो है दौलतमल भंडारी, देवी शंकर तिवारी, टीकाराम पालीवाल, और 2 सामंतों को भी ये सचिव बनाते हैं। एक बीजगढ़ का था और एक अजय रामपुरा का था। ठीक है, तो ये दोनों भी महत्वपूर्ण है। हीरालाल शास्त्री ने 2 संस्थाएं बनाई, जयपुर हितकारिणी सभा और जीवन कुटीर। फिर उसके अलावा बूंदी प्रजामंडल की बात करें तो 1931 में इसकी स्थापना हुई। इसके प्रमुख संस्थापकों में कांतिलाल और नित्यानंद प्रमुख है। और ऋषि दत्त मेहता भी इसी जो है इनसे जुड़े हुए थे। ऋषि दत्त मेहता के 2 संगठन याद कर लेना, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बूंदी देसी राज्य परिषद, लोक परिषद, और राजस्थान वीकली, ब्यावर से निकाला है 1923 में। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो सारी इंफॉर्मेशन है अपन राजस्थान प्रजामंडल में जयपुर और बूंदी के बारे में सारी डिस्कस कर ली। अपन नेक्स्ट जो प्रजामंडल है वो सारे डिस्कस कर लेंगे। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो सॉरी, तो मारवाड़ में जनजागृति जो है उसमें जो प्रमुख संगठन है, उमेश सिंह जी जो वहां के राजा थे और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर सुखदेव प्रसाद, उनकी नीतियों को की वजह से जो है वहां पे जागरूकता आनी शुरू हुई। मारवाड़ सेवा संघ 1920 में व्यास जी द्वारा स्थापित हुआ। उसके अध्यक्ष दुर्गा शंकर जी को बनाया गया और प्रयागराज भंडारी को उसका मंत्री बनाया गया था। तोल आंदोलन इन्होंने चालू किया था। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 में मरु हितकारिणी सभा से ही बनाई गई थी। मरु हितकारिणी को चांदमल सुराणा द्वारा 1918 या 1916 में गठित किया गया था। बाद में मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 में व्यास जी द्वारा पुनर्गठित की जाती है। फिर पशु निर्यात विरोधी, नौकरी के मारवाड़ीकरण और खाद्यान्न निर्यात के विरुद्ध जो भी आंदोलन चले हैं, उनमें जो है मारवाड़ हितकारिणी सभा का महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। फिर उसके बाद मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद 1929 में व्यास जी द्वारा, एक इसका जो पहला अधिवेशन होता है वो 1929 में होता है जोधपुर में, जिनमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जयनारायण व्यास, आनंदमल सुराणा और भंवरलाल सर्राफ। ठीक है, नागौर की विशेष अदालत में इन पर मुकदमा चलता है जो इनके पक्ष में आता है। उसके बाद इसका पहला सम्मेलन 1931 में पुष्कर में आयोजित किया जाता है, चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में, और उसमें कस्तूरबा गांधी, काका कालेकर और मणिलाल कोठारी शामिल होते हैं। 22 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, जिनमें 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों में मारवाड़ यूथ लीग, जो युवा लोग थे 21 साल से ऊपर के, उनके बारे में जो डिस्कशन किया जाता है, और वो जो है संस्था बनाई जाती है उनमें प्रेरणा देने के लिए, ताकि वो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ सके। तो 1931 में जयनारायण व्यास इसको डिजाइन करेंगे। अध्यक्ष इसके भीमराज पुरोहित को बनाया जाता है और मंत्री इसका मानमल जैन द्वारा बनाया जाता है, मानमल जैन को बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बाल भारत सभा बनाई जाती है, जो टीनेज लोग होते थे 13 से लेकर 20-21 तक के। 1931 में छगन लाल चौपासनीवाल को ये जिम्मेदारी दी जाती है। और 26 जनवरी 1932 में जो जोधपुर में तिरंगा फहराने का घटनाक्रम है वो किसने किया था? बाल भारत सभा ने। तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें जो है फिर अपन देखते हैं मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में स्थापना हो जाती है। उत्तरदायी शासन के लिए ये आंदोलन चलाते हैं और मूल अधिकार जो जोधपुर जनता के हैं वो सुनिश्चित करने के लिए आंदोलन चलाते हैं, और इसके अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ को बनाया जाता है। नागरिक स्वतंत्रता संघ 1936 में रणछोड़ दास गट्टानी द्वारा निर्मित और संस्था है और कांग्रेस की पूरक संस्था भी इसको माना जाता है। कराची वाला अधिवेशन 1936 में जब होता है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का, तो उसके महामंत्री व्यास जी को बनाया जाता है। उसके बाद जोधपुर आने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और बॉम्बे में जो है अखंड भारत का नामक न्यूज़पेपर जो है ये प्रकाशित करते हैं। उसी समय गंगा सिंह जी के कहने पर जो है व्यास जी को जो है एंट्री मिल जाती है उनके जोधपुर के प्राइम मिनिस्टर रोनाल्ड रेगन द्वारा। ठीक है, 1937 में। ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। 2 संस्थाएं उस समय बनाई जाती है, मारवाड़ लोक परिषद और राजभक्त देश हितकारिणी सभा। 4 दिन के अंदर बनती है दोनों। मारवाड़ लोक परिषद रणछोड़ दास गट्टानी बनाते हैं और राजभक्त देश हितकारिणी सभा गणेश दास बोहरा बनाते हैं। फिर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। व्यास जी सिवाना दुर्ग में कैद कर लिए जाते हैं। दूसरे जितने भी नेता हैं वो जालोर दुर्ग में कैद कर लिए जाते हैं। उसी समय जो है मारवाड़ क्रांति संघ बनाई जाती है। मारवाड़ क्रांति संघ लालचंद जैन की अध्यक्षता में बनाई जाती है। 8 सूत्री कार्यक्रम के तहत जो प्रजामंडल द्वारा, मारवाड़ प्रजामंडल द्वारा 8 सूत्री कार्यक्रम डिसाइड होते हैं, उनके द्वारा जो है ये
कार्यक्रम में के तहत एक मारवाड़ क्रांति संघ का भी एक प्रावधान था, ठीक है, तो उसके तहत बनाई जाती है। फिर जोधपुर आने वाले प्रमुख नेताओं में 1936 में पट्टाभी सीतारमैया और भूलाभाई देसाई, 1938 में सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी पंडित, 1940 में पंडित द्वारकानाथ कुंजरू और श्री सारंगनाथ व्यास, और 1945 में नेहरू जी राजा के साथ चाय वार्ता पर बैठते हैं। और उत्तरदायी शासन दिवस 1942 में चंदावल की घटना के बाद मनाया जाता है, और कृष्णा दिवस, शिक्षा दिवस भी 1936 में मनाए जाते हैं। समाचार पत्रों में देखते हैं तो 4 समाचार पत्र व्यास जी संपादित करते हैं, तरुण राजस्थान, आगे बाण, अखंड भारत और पीप, है ना, पीप इंग्लिश में, और अखंड भारत बॉम्बे से, पीप वाला दिल्ली से प्रकाशित किया जा रहा है, आगे बाण ब्यावर से करा जा रहा है। जो आगे बाण है वो राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र है। इसके अलावा लोक सुधार जाट किसान सभा वाले बलदेव राव मिर्धा द्वारा किया जाता है, और प्रजा सेवक अपने अचलेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा किया जाता है, और रियासती जो है वो सुमनेश जोशी द्वारा संपादित किया जाता है। 1942 में रियासती समाचार पत्र आता है, और पाकिस्तान का जोधपुर विलय का पर्दाफाश यही करता है। फिर बाल मुकुंद बिस्वा पीलवा के थे, जेल में भूख हड़ताल से मारे जाते हैं, 19 जून 1942 को मृत्यु हो जाती है। राजस्थान के जतिन दास इनको कहा जाता है। जो यहाँ की प्रमुख घटना है वो अपन ने किसान आंदोलन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, दोनों याद रख लेना, चंडावल की घटना और डाबड़ा कांड दोनों इसी से संबंधित है। हाड़ौती प्रजामंडल के बारे में 1934 में हाजी फैज मोहम्मद, या जिसको मोहम्मद फैज भी कहते हैं, और उसका पुनर्गठन कोटा में नैनूराम शर्मा द्वारा किया गया। यहाँ की महिलाएं भी याद रख लेना, जोधपुर की कौन कौन सी महिलाएं थी, गोरजा देवी, रमा देवी, महिमा देवी किंकर, सिरे कंवर, राज कंवर, कृष्णा कुमारी, दयावती और सावित्री देवी भाटी। तो ये महत्वपूर्ण महिलाओं के नाम भी याद रख लेना। तो ये था आज का अपना लेक्चर। फिर से इसको अपन पूरा रिवीजन कर लेते हैं। बीकानेर में जन जागृति सर्वहित कहानी सभा लेके आती है 1907 में, चूरू में कन्हैयालाल धुंड और स्वामी गोपाल दास के नेतृत्व में, और ये 2 संस्थाएं बनाती है, दलितों के लिए कबीर पाठशाला और कन्या के लिए पुत्री पाठशाला, जो शिक्षा देने का कार्य किया करती थी। धर्म स्तूप की घटना में चूरू में जो है धर्म स्तूप नामक स्थान पर जो है तिरंगा गाड़ दिया जाता है। चंदनमल बहड़ और स्वामी गोपाल दास, बाद में जो है ये 26 जनवरी की घटना है, 26 जनवरी 1930 की, ध्यान रखना। बीकानेर दिग्दर्शन जो है एक पंपलेट और पर्चे का नाम है, जो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गंगा सिंह जी के जाने पर जो है 2 व्यक्तियों ने बंटवाए थे, वहां पर अमृतलाल सेठ और पीएल चुडनीकर, ठीक है। तो कुशासन, बीकानेर के कुशासन पर जो है ये प्रकाश डालता है ये पंपलेट। उसके बाद जो है बीकानेर षड्यंत्र अभियोग चलता है इन लोगों के ऊपर, और बीकानेर षड्यंत्र अभियोग के तहत 1932-34 तक चलता है। उसमें स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण शर्राफ, खूबराम शर्राफ और वकील रघुवर दयाल गोयल, इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर ये रघुवर दयाल गोयल बाद में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना करेंगे 1942 में। उससे पहले जो है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं 1936 में कलकत्ता में। मगाराम वैद्य, लक्ष्मी देवी और लक्ष्मी देवी के घर पे इसकी वो की जाती है प्रजामंडल की स्थापना। मुक्ता प्रसाद जो है वो भी इसमें शामिल हुआ करते थे। बाद में देखते हैं प्रमुख दिवसों में प्रजामंडल के, तो बीकानेर दमन दिवस विरोधी दिवस बनता है। शार्दुल सिंह जी जहाँ के राजा थे उनके विरोध में 26 अक्टूबर 1944 की तिथि याद रख लेना। फिर माफी दिवस 14 मई 1941, नेताजी दिवस 23 जनवरी 1946, स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1946, बीकानेर दिवस बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर की घटना की वजह से, ये श्री गंगानगर की घटना है जिसमें प्रजा परिषद की बैठक जिसकी अध्यक्षता सत्यनारायण शर्राफ कर रहे थे, उसमें गोलीबारी की करने में जो है बीरबल शहीद हो जाता है। 17 जुलाई को बीरबल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद एक जांच समिति बनाई जाती है बीरबल की हत्या की, जिसमें हीरालाल शास्त्री जयपुर से, गोकुल भाई भट्ट सिरोही से और रघुवर दयाल गोयल बीकानेर से शामिल होते हैं। एक और संस्था होती है जमींदारा संघ, जो दरबार सिंह और करतार सिंह के नेतृत्व में बनाई जाती है। कुंभाराम आर्या के बारे में भी इंपॉर्टेंट है जानना, जो प्रजा परिषद की भलाना सभा है उसको संबोधित करते हैं, और इसकी पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण है किसान यूनियन क्यों, ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। फिर धौलपुर में भी जन जागृति आती है। 2 संस्थाएं इनमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, भूमिका निभाती है। आचार सुधारणी सभा 1910 की, जो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद के नेतृत्व में होती है। दूसरी नागरिक प्रचारणी सभा 1934 में, जो ज्वाला प्रसाद और जौहरी इंदुलाल के नेतृत्व में होती है। इसके समानांतर एक संस्था है आर्य समाज की, वो स्वामी सदानंद के नेतृत्व में, वो भी एक तरीके से जन जागृति का कार्य किया करते थे। बाद में जब 1936 में प्रजामंडल की स्थापना होगी तो उसके जो संस्थापक थे वो कृष्णदत्त पालीवाल थे, और तस्सीमो कांड 11 अप्रैल 1947 को पंचम सिंह और छत्तर सिंह दोनों की हत्या कर दी जाती है। और इसमें जो है राजा उदय सिंह सिंह जो यहाँ के राजा हुआ करते थे धौलपुर के, उनके आदेश से कार्य किया जाता है। इसके बाद ये 2 36 के प्रजामंडल हो गए। अब 3 38 के प्रजामंडल पढ़ लेंगे अभी, और 2 जो प्रजामंडल रहेंगे 38 के वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो शाहपुरा प्रजामंडल में 1938 में वर्मा जी की प्रेरणा से, और उधर रमेश चंद्र ओझा और लादूराम जोशी
या लादूराम व्यास भी इस पे आ जाता है कभी कभी। ये जो है इसके संस्थापक हुआ करते थे। राजस्थान की पहली उत्तरदायी सरकार जो है सुदर्शन देव जो यहाँ के राजा हुआ करते थे शाहपुरा के, उनके नेतृत्व में बनाई गई थी। इसके जो प्रधानमंत्री थे वो गोकुल लाल असावा हुआ करते थे। अलवर प्रजामंडल हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से बनाया गया था। पंडित हरिनारायण शर्मा जो 3 संगठन बनाते हैं, अस्पृश्यता निवारण के संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ, ये इससे संबंधित थे। इन्होंने जो है इसकी स्थापना करी थी। हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से 1938 में की गई थी। पहला अधिवेशन 1944 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। इन सब ने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लिया, जैसे जयपुर वालों ने नहीं लिया था। फिर करौली प्रजामंडल में देखते हैं तो 1938 में त्रिलोक चंद्र माथुर, चिरंजीलाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह जी ने जो है ये प्रजामंडल की स्थापना करी थी। 1927 में 2 जो है आंदोलन चलाएंगे कुंवर मदन सिंह, वो थे बेगार प्रथा आंदोलन और हिंदी राजभाषा आंदोलन। ठीक है, ये था आज का अपना लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तो फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपने। मेवाड़ में जनजागृति में देखते हैं तो राजा थे भूपाल सिंह जी और वहां के प्राइम मिनिस्टर थे धर्मनारायण काक, है ना, ये कश्मीरी पंडित थे धर्मनारायण काक। और फिर फरवरी 1938 में हरिपुरा जो कांग्रेस अधिवेशन होता है उसमें अमृतलाल सुखवाल और भवानी शंकर अपने मेवाड़ से शामिल होते हैं। माणिक्यलाल वर्मा जी नारेली सेवा आश्रम और जिसको हरिजन आश्रम भी कहा जाता है, और खांडलाई आश्रम सागवाड़ा उदयपुर में जो भील और जनजाति के उद्धार के लिए खोला गया था। मेवाड़ प्रजामंडल जो है 24 अप्रैल 1938 में जो है इसका उद्घाटन किया जाता है बलवंत सिंह मेहता के घर पर, जिसका नाम था साहित्य कुटीर। उसमें जो है खुद अध्यक्ष बनते हैं बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया को बनाया जाता है, महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा बनाते हैं। और उसके बाद जो है इसको अवैध जब घोषित कर दिया जाता है तो वर्मा जी इसको अजमेर से संचालित करने के लिए ले जाते हैं। वहां पर नारायणी देवी, पुत्री स्नेहलता, भगवती देवी, ये सब जो है बाद में अजमेर ही निष्कासित कर दिए जाते हैं। उस समय जो है सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो जाता है इधर पैरेलल। अक्टूबर 1938 में विजयदशमी के दिन से पहले सत्याग्रही जो है वो रमेश चंद्र व्यास भीलवाड़ा वाले बनते हैं, और 4 शाखाएं इसकी बाद में महाराष्ट्र में खोल दी जाती है, बॉम्बे, नागपुर, जलगांव और अकोला में। वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अमानुषिक इनके साथ व्यवहार किया जाता है। बाद में जो है इसकी आलोचना गांधी जी अपने हरिजन वाले न्यूज़पेपर में करते हैं। उसके बाद 3 मार्च 1941 को जो है सत्याग्रह खत्म कर दिया जाता है और वहां पर जो बहुत सारे कार्यकर्ता है वो रिहा हो जाएंगे। बेगार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और जो है इनको परमिशन दे दी जाती है। पहला अधिवेशन 1941 में होता है, उदयपुर में वर्मा जी इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं और उद्घाटन जेबी कृपलानी, और यहाँ पर खादी प्रदर्शनी लगेगी तो उसका उद्घाटन कौन करेगी? विजय लक्ष्मी पंडित। तो 2 महत्वपूर्ण नेता पहले अधिवेशन में शामिल होते हैं। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई थी। वर्मा जी को कुंभलगढ़ जेल में और सराड़ा जेल में भूरेलाल भैया को डाल दिया जाता है। वर्मा जी की पत्नी और बच्चे, 6 माह का पुत्र दीनबंधु और उसकी जो बिश्नोई जी है प्यारेचंद बिश्नोई, उनकी पत्नी भगवती देवी को सबको जेल में डाल दिया जाता है। ये एक नारा गूंजता है, हम मेवाड़ी हैं, हर हर महादेव का नारा बोलते हैं, इस बार भी बोलेंगे। मेवाड़ के दीवान हुआ करते थे टीवी राजगोचारी, वो बिजोलिया किसान आंदोलन को शांत करते हैं। उसी पर्सपेक्टिव में प्रजामंडल आंदोलन को भी शांत करने की कोशिश करेंगे। तो वहां पर जो प्रजामंडल वाले हैं उनकी सबसे पहली मांग तो यही है कि एक धारा सभा बनाओ, यानी कि उत्तरदायी शासन की मांग करना है। उत्तरदायी शासन के लिए जो है ये अभी तैयार नहीं थे मेवाड़ वाले, तो इस वजह से इन्होंने ग्वालियर के कार्यकर्ता और राजगोपालाचारी वर्मा जी को समझाने के लिए भेज जाते हैं। वर्मा जी समझते नहीं है और वो उत्तरदायी शासन की अपनी मांग को कंटिन्यू रखते हैं, निरंतर रखते हैं। राजपुताना मध्य भारत सभा का जो अधिवेशन है, एक बैठक हुआ करती थी 1944 में उदयपुर में, और वो बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? एवी सरस्वती और एवी सरवते। और इसमें जो है इसमें भी उत्तरदायी शासन की मांग को अपना कंटिन्यू करते हैं। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1945-46 को एक मीटिंग, 6ठा अधिवेशन यहाँ पर बनाया जाता है सलेरिया मैदान उदयपुर में, और इसके जो अध्यक्ष है वो नेहरू बनाए जाते हैं और शेख अब्दुल्ला और के मुंशी भी यहाँ पर शामिल होते हैं। तो दोनों का नाम भी आप याद रख लेना, ठीक है। 8 मई 1946 को विधान निर्मात्री सभा के गठन के लिए जो है ठाकुर गोपाल सिंह की अध्यक्षता में ये मीटिंग की जाती है 8 मई 1946 को। के मुंशी भी इसमें शामिल होते हैं। प्रजामंडल के 11 सदस्य लगभग इसमें सम्मिलित होते हैं। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ अक्टूबर 1946 को मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल कोठारी के नेतृत्व में बनाई जाती है। इसके अलावा 5 अप्रैल 1948 को आनंदीलाल और शांतिलाल गोलीबारी में उदयपुर में शहीद हो जाते हैं। इसके प्रमुख केंद्रों के नाम भी आप देख सकते हैं कि भीलवाड़ा और नाथद्वारा 2 महत्वपूर्ण सेंटर थे। भीलवाड़ा में रमेश चंद्र व्यास थे और नाथद्वारा में नरेंद्र पाल सिंह और प्रोफेसर नारायण दास, ये सब सम्मिलित थे अपने। कोटा प्रजामंडल की बात करें तो 1939 में कोटा प्रजामंडल नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि की नेतृत्व में खुलता है। अभिन्न हरि खुद मांगरोल के थे, तो पहला अधिवेशन मांगरोल में होगा। अध्यक्ष नैनूराम शर्मा को बनाया जाएगा और मोतीलाल जी जो है स्वागत की जिम्मेदारी लेते हैं। दूसरे अधिवेशन 1940 में अध्यक्ष बनाए जाएंगे अभिन्न हरि, पथिक जी जो है वो उसमें भाग लेंगे, पथिक जी खुद भी।
भारत छोड़ो आंदोलन जो है उस समय में जो है मोतीलाल के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन किया जाता है, नगर प्रशासन पर कब्जा कर लिया जाता है और रामपुरा कोतवाली पर कब्जा कर लेती है कॉलेज की स्टूडेंट्स, जो छात्राएं होती थी कोटा में, उस वो जो है रामपुरा कोतवाली पर कब्जा कर लेती है। तो बस ये था अपना राजस्थान में। मेवाड़ और भविष्य में भी संभावनाएं ठीक ठाक रह जाती है। चलिए भरतपुर में जनजागृति के बारे में एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। महाराजा किशन सिंह जी ने 4-5 काम बहुत अच्छे कराए उदार शासन व्यवस्था स्थापित करने की दृष्टिकोण से। इन्होंने स्वायत्त शासित संस्थाएं गांव और शहरों में निर्माण करवाया। राजभाषा का दर्जा दिया किसको? हिंदी को, और हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के लिए 1927 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित करवाया, जिसके अध्यक्ष गौरीशंकर हीराचंद ओझा और टैगोर मालवीय जी और बजाज देवी यहाँ पर शामिल होते हैं। शुद्धि आंदोलन चलाया था ठाकुर देशराज जी ने, ठाकुर देशराज जी, रेवती शरण शर्मा, सावंतमल चतुर्वेदी, इन सबको जो है प्रश्रय भी किसने दिया था? महाराजा किशन सिंह जी ने दिया था। उसके बाद उत्तरदायी शासन की स्थापना भी करी महाराजा ने, और उन्होंने जो है अपने संपूर्ण शासनाधिकार मैकेंजी को सुपुर्द कर दिए थे। तो ये एक इनकी तरफ से जो है इन्होंने कार्य किए। इससे पहले भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हो उससे पहले कुछ पूर्ववर्ती संस्थाएं भी थी, जो 3 महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती संस्थाएं थी। एक तो हिंदी साहित्य समिति 1912 में स्थापित हुई थी जगन्नाथ अधिकारी द्वारा, है ना। इन्होंने जगन्नाथ अधिकारी ने एक न्यूज़पेपर भी निकाला था वैभव नाम से दिल्ली में, है ना, 1920 में। फिर भरतपुर राज्य प्रजा परिषद संघ की स्थापना होती है 1928 में। अध्यक्ष बनाए जाते हैं गोपीलाल यादव, उसके सचिव होते हैं देशराज जी। इसके बाद भरतपुर कांग्रेस मंडल 1937 में। संस्थापक थे 2 व्यक्ति, गोकुलचंद वर्मा और गौरीशंकर मित्तल। गोकुलचंद वर्मा को राजस्थान का अपने नेहरू की प्रेरणा से इन्होंने जो है ये गोकुलचंद वर्मा द्वारा बनाया गया था। इनको शेर भरतपुर और भीष्म पितामह 2 उपाधियां दी जाती है। इसके बाद जो है भरतपुर प्रजामंडल के बारे में देखते हैं। 1938 में बनता है, राजस्थान के नेहरू जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर में बनता है रेवाड़ी में, ठीक है। तो राजस्थान से बाहर बनने वाला ये दूसरा प्रजामंडल था। और इसके संस्थापक जो है किशन लाल जोशी हुआ करते थे, जो शेखावटी किसान आंदोलन और नमक सत्याग्रह से भी संबंधित थे। इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव को बनाया जाता है और मास्टर आदित्येंद्र और फकीर चंद भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। फिर एक संगठन बनाया जाता है राजा द्वारा, संगठन नहीं, एक तरीके से संसद बनाई जाती है भरतपुर राज्य की, जिसको ब्रज जया प्रतिनिधि समिति कहते हैं, ठीक है। तो वो राजा द्वारा बनाई जाती है, 1942 में बनाई जाती है। 50 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। नॉमिनेट नहीं कह सकते क्योंकि 13 राजा के द्वारा नॉमिनेट हो रहे हैं और बाकी 37 जो है जनता द्वारा चुने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 13 ही नॉमिनेट होंगे और 37 जो है चुने जाएंगे जनता द्वारा। 3 अक्टूबर 1947 को लक्ष्मण मंदिर में जो है 11 सदस्यीय एक समिति बनाई जाती है, जिसको संविधान सभा कहा गया। और संविधान सभा में मास्टर आदित्येंद्र, ठाकुर देशराज, गोपीलाल यादव और हरिदत्त शर्मा ये सब शामिल होते हैं। पट्टाभी सीताराम मैया संविधान सभा के बाद गठन के बाद ये स्टेटमेंट देते हैं कि सामंत युग का अंत हो गया है, प्रजातंत्र का उदय हुआ है और अब जनता का राज होगा। तो महत्वपूर्ण बात है। फिर ब्रह्माबाद में सम्मेलन होता है 1941 में, मास्टर आदित्येंद्र की अध्यक्षता में, और सरस्वती जो बोहरा हुआ करती थी उस समय, वो महिला सभा को जो है नेतृत्व देती है। इसके बाद जो है कुम्हेर का सम्मेलन होता है 1944 में, विद्या विराट शास्त्री और मास्टर भोलानाथ के जो है नेतृत्व में ये सम्मेलन का आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इनके प्रजामंडल के अधिवेशन शुरू हो जाते हैं। 1938 में शुरू होता है, लेकिन 45 में पहला अधिवेशन होता है बयाना में। और 24 मई को 3 व्यक्ति आते हैं भारत के प्रोमिनेंट, कन्हैयालाल वकील, जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया। जयनारायण व्यास जो है वयस्क मताधिकार का मुद्दा उठाते हैं। इसके बाद 25 मई वाला जो दिन है उसमें सत्यदेव विद्यालंकार का छात्र सम्मेलन होता है। सत्यदेव विद्यालंकार छात्र सम्मेलन को लीड करेंगे और बरसती देवी अपने महिला सम्मेलन को लीड करेंगी। फिर उसके बाद कामा अधिवेशन होता है 1946 में। 4 व्यक्ति इंपोर्टेंट आते हैं, अपने पट्टाभी सीतारमैया आते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस से, कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर प्रजामंडल से आते हैं, हाफिजुर रहमान और जियाउल हसन अपने मेवात वाले जो किसान आंदोलन थे या फिर अपन मेवात वाले जनजागृति जो क्षेत्र है उनमें से ये आते हैं यहाँ पर, ठीक है, कामा अधिवेशन में। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर पूर्वी राजस्थान सम्मेलन आगरा में आयोजित किया जाता है। 1938 में राजनीतिक सम्मेलन होता है, फतेहपुर सीकरी में आयोजित किया जाता है। अध्यक्ष बनेंगे इसके MN रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। पूर्वी राजपूताना राज्य परिषद समिति की स्थापना की जाती है, जिसमें 15 सदस्य हुआ करते थे। सचिव जो है बिहारी लाल मोदी को बनाया जाता है और इसका हेडक्वार्टर आगरा में रखा जाता है। इसके बाद जो है प्रमुख दिवस के बारे में बात करेंगे तो 5 प्रमुख दिवस मनाए गए थे। जापान विजय दिवस 16-17 अगस्त 1945 को, इंडोनेशिया दिवस 28 अक्टूबर 1945 को, राज बहादुर दिवस 9 नवंबर 1945, भरतपुर दिवस 28 जनवरी 1947, बेगार विरोधी दिवस 5 फरवरी 1947। रमेश कुमार स्वामी भूसावर वालों का नाम याद रख लेना, क्योंकि जो है ये इन्होंने बेगार विरोधी जो है आंदोलन चलाया था एक तरीके से, और बस चढ़ाकर इनकी जो है इनकी हत्या कर दी गई थी। रमेश कुमार स्वामी का नाम याद रख लेना, ठीक है। तो ये था आज का भरतपुर का प्रजामंडल।
का लास्ट प्रजामंडल है। तो ये अपना लगभग प्रजामंडलों का काम पूरा समाप्त हो गया। अब इसमें अपन फटाफट से देख लेते हैं। एक बीकानेर वाला प्रजामंडल था 1936 में, मगाराम वैद्य। सबसे पहला प्रजामंडल अपना जयपुर में बूंदी में खुल रहा है 1931 में, है ना। जयपुर वाले प्रजामंडल के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जयपुर वाला प्रजामंडल आपके फेमस है। एक चरखा संघ याद रख लेना आप, है ना, क्योंकि एक प्रश्न मेरे से भूल गया था जयपुर प्रजामंडल में ये लिखा ना। चरखा संघ के बारे में बहुत बार पूछा गया है। चरखा संघ की स्थापना करते हैं अपने जमनालाल बजाज से संबंधित है ना, तो ये भी ध्यान रख लेना, ये फैक्ट आप जोड़ लेना। जमनालाल बजाज, तो जमनालाल बजाज द्वारा चरखा संघ की स्थापना करी गई थी जयपुर में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना। तो जयपुर प्रजामंडल हो गया। बूंदी वाला प्रजामंडल हो गया, नित्यानंद और कांतिलाल, ये दोनों संबंधित है। तो इनको कैसे याद रखोगे? नित्य कांति कहां पे होती है? बूंदी में होती है नित्य कांति। फिर हाड़ौती वाला FM से याद करवाया था मैंने, ठीक है। फैज मोहम्मद या मोहम्मद फैज जिनको बोलते हैं, वो पहले अध्यक्ष थे हाड़ौती वाले के। कोटा वाले का पता ही है आपको, नैनूराम शर्मा अभिन्न, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। झालावाड़ का भी समझा ही दिया आपको। फिर करौली वाला है। करौली में 3 लोगों का नाम आते हैं प्रजामंडल में, और प्रश्न भी यहीं से पूछे जाते हैं। तो करौली के एक तो त्रिलोक चंद के नाम आप कंठस्थ कर लेना, कुंवर मदन सिंह और चिरंजी लाल शर्मा, ये तीनों नाम बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रख लेना। इनकी कोई भी ट्रिक बना लेना आप अपने स्तर पे, है ना। तो त्रिलोक चंद, मदन सिंह और चिरंजी लाल शर्मा, ये तीनों जो है करौली वाले प्रजामंडल से संबंधित है। धौलपुर वाले प्रजामंडल से भी 3 लोग संबंधित है। एक तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, अपने को पता ही है। फिर कृष्णचंद पालीवाल और मूलचंद, है ना। भरतपुर वाले की एक ट्रिक में बता देता हूँ, गोपी किशन, है ना। तो गोपीचंद और किशन लाल जोशी दोनों भरतपुर से संबंधित है। तो भरतपुर 1938 में खुलता है प्रजामंडल, तो ये दोनों याद रख लेना। अलवर वाले में हरिनारायण और कुंज बिहारी, ये दोनों हरिनारायण को हरिकुंज अपने अलवर से संबंधित है। फिर बीकानेर वाला आपने बता ही दिया, मगाराम वैद्य। मारवाड़ वाले प्रजामंडल के बारे में अपन ने काफी डिटेल में पढ़ी लिया। किशनगढ़, राम, शाहपुरा, ये सारे जो प्रजामंडल हैं आप जो है इनको कंठस्थ कर लेना। इनके ज्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं ना, वो किस साल जो इनकी स्थापना हुई है और कौन कौन इसके संस्थापक हुए करते थे, वो सारी चीजों से आपसे बार बार घुमा घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये था आज का अपना राजस्थान का प्रजामंडल, और यहाँ से शायद अब इनसे ज्यादा कुछ पूछने की गुंजाइश बचती नहीं। अपन ने काफी डिटेल में काफी अच्छे से एनालिसिस कर लिया सबका। और अब जो है अपन राजस्थान के प्रजामंडल के बाद अपना लास्ट टॉपिक रह गया, और एक पेज में अपन उसको करवा देंगे, और एक ही मतलब शायद एक ही क्लास में अपना ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो वो है अपना राजस्थान का। एक में इतने ही प्रश्न बनते हैं, ज्यादा घुमा फिरा के प्रश्न बनेंगे नहीं, और आपको ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है ना। बाकी एक बार फटाफट से अपन रिवीजन कर लेते हैं कि 7 अगस्त 1947 को सबसे पहले बीकानेर के शार्दुल सिंह जी जो है विलय पत्र पर साइन कर लेते हैं। उसके बाद पहले चरण में मत्स्य संघ का नाम देते हैं कैम मुंशी। 17-18 मार्च को 1948 को जो है मत्स्य संघ का निर्माण होता है, राजधानी अलवर को बनाया जाता है। इसका उद्घाटन जो है NV गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल द्वारा किया जाता है। इसके पहले प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत अलवर वालों को बनाया जाता है, और राज प्रमुख उदयभान सिंह, उपराज प्रमुख गणेश पाल करौली को बनाया जाता है। मंत्रिमंडल में गुज्जगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर के, मास्टर चिरंजी लाल करौली के, ये सब भी शामिल हो जाते हैं। फिर धौलपुर का विलय के लिए शंकर देव राय समिति बनाई जाती है ना। उस समिति में हिम्मत सिंह, प्रभुदयाल और RK सिधावा भी शामिल होते हैं। वहां पे जनता की राय जानी जाती है, और अंततोगत्वा मत्स्य संघ का संयुक्त वृहत राजस्थान में विलय कर दिया जाता है। दूसरे चरण में पूर्वी राजस्थान संघ का निर्माण होता है। 25 मार्च 1948 को राजधानी कोटा को बनाया जाता है। उद्घाटन करता वही NV गाडगिल है। राज प्रमुख कोटा के भीम सिंह सेकंड, उपराज प्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह, और PM बनाया जाता है गोकुल लाल असावा को। मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, ऐसा बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह कहते हैं। तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान में अपने द्वितीय चरण वाले पूर्वी राजस्थान संघ में उदयपुर को मिला दिया जाता है, और इसी को अपन संयुक्त राजस्थान कहते हैं। 18 अप्रैल 1949 को होता है, और राज प्रमुख इसके भोपाल सिंह जी को बनाया गया। उपराज प्रमुख अपने भीम सिंह सेकंड कोटा वाले रहेंगे। उद्घाटन करता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन किया जाता है इस पूरे सेंटर का, पूरे संघ का। और मंत्रिमंडल जो है माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में बनाया जाता है, प्रधानमंत्री में बनाया जाता है। 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन बॉम्बे सरकार को दे दिया जाता है। तभी चौथे चरण 30 मार्च 1949 में जो 14 रियासतें, टोटल 4 रियासतें और एक ठिकाना और जो है इसमें शामिल हो जाता है। किसमें? संयुक्त राजस्थान में, है ना। उद्घाटन कौन करने आएगा? वल्लभ भाई पटेल आएंगे। महाराजा प्रमुख भोपाल सिंह को बनाया जाएगा, राज प्रमुख मान सिंह सेकंड को, उपराज प्रमुख भीम सिंह सेकंड को, ठीक है, कोटा वाले को। फिर मंत्रिमंडल बनाया जाएगा हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में, प्राइम मिनिस्टर में। फिर उसके बाद देखेंगे 5वें चरण में संयुक्त वृहत राजस्थान, जिसको वृहत्तर राजस्थान भी कहा जाता है। 15 मई 1949 को ये संयुक्त वृहत राजस्थान बनाया जाएगा। राजधानी जयपुर में बनाई जाएगी। 14 + 4 + 3 देखेंगे अपन, सारे स्टेट 18 स्टेट प्लस 3 ठिकाने सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। मतलब मत्स्य संघ को भी इसमें विलय कर लिया जाता है, ठीक है।
फिर इसके बाद देखेंगे छठे चरण में राजस्थान संघ के नाम से बनता है। 26 जनवरी 1950 को जयपुर में सिरोही का विलय जो है आबू और दिलवाड़ा के अलावा जितना भी सिरोही है वो सारा विलय इसमें कर लिया जाता है छठे चरण में, और संविधान लागू हो जाता है। राजस्थान विधिवत नाम स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद सातवें चरण में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान जो वर्तमान अवस्था में है 1 नवंबर 1956 को पूर्ण होगा, और इसमें जो है राजधानी जयपुर को बनाया जाएगा। फजल अली आयोग की सिफारिशों के हिसाब से ये चीजें होगी। अजमेर मेरवाड़ा प्लस आबू दिलवाड़ा को राजस्थान में मर्ज कर लिया जाएगा, सिरोंज कोटा को एमपी में, और सुनील टप्पा को मंदसौर से राजस्थान में शामिल कर लिया जाएगा। ये था अपना पूरा राजस्थान का एकीकरण। मुझे आशा है कि जो मैंने पढ़ाया है, जितने भी अपने लेक्चर हुए, 35-36 लेक्चर हो गए, शायद 35 के आसपास लेक्चर हो गए होंगे, 30 से 35 के बीच में, है ना, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। तो इस लेक्चर में अपन ने लगभग जो अपना पेपर फर्स्ट है, अपने स्कूल लेक्चर में भी और सेकंड ग्रेड में भी जो जीएस में जितने भी चीजें हैं, तो इस 35 लेक्चर से बाहर ज्यादा आने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, 35 लेक्चर मैंने लगभग इतना डिटेल में कराया है कि कोई अपन बोलेंगे ना, कोई विशेषीकृत सब्जेक्ट वाला व्यक्ति भी होगा ना, तो वो भी ऐसा ही इतना ही मैटर पड़ता है लगभग। ठीक है, तो आप यहाँ ना इसको अच्छे से घोट लोगे, इसको अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो मुझे लगता है, मुझे पूरा ये विश्वास है ना, लगता ही नहीं है, मुझे विश्वास भी है कि इनसे बाहर ज्यादा प्रश्न नहीं जाएंगे। और आपके अगर स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो स्कूल लेक्चर में